तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और देखिए बाजार में लगातार दबाव जारी देखने को मिल रहा है और हमारे साथ हैं अनुज सर दूसरी लोकेशन से जुड़ रहे हैं आज और वीरू सर हमारे साथ मौजूद हैं। आप जिस तरीके से बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है लगातार 8वां ट्रेडिंग सेशन, वीरू सर बताइए। वो कहते हैं ना, अनुज तो मौजूद ही है हमारे साथ, अभी कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं तो थोड़ा दूर संचार व्यवस्था से जुड़ेंगे वो आज हमारे साथ। लेकिन अनुज वो था ना 22,800 का घर आज ही तोड़ूंगा तो मैं वैलेंटाइन डे के दिन भी नहीं छोड़ूंगा, है ना। वो हम सुबह से तमन्ना करके बैठे थे हरे रंग की, लेकिन आज जो दिन जिस रंग का था वही मिल रहा है अनुज। बट दिक्कत ये है कि 22,800 स्क्रीन पे अब ये भी क्रैक हो गया है डिसाइसिवली। अनुज क्या नजर आ रहा है अब निफ्टी बैंक पे व्यू? बिल्कुल, देखिए दिन तो बहुत खराब है मार्केट के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इम्पोर्टेंट क्या है ना, अब बाजार अच्छी और बुरी दोनों खबरों पर गिर रहा है। अब आप बाजार में चाहे अच्छी खबर दें चाहे बुरी खबर दें, और गैप अप होने पर बाजार ज्यादा गिर रहा है। देखिए जब बुल मार्केट होती है ना तो उसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गैप डाउन हो ताकि आपको खरीदने को मिले। आज की डेट में बेयर मार्केट में हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि बस किसी तरीके से गैप अप मिल जाए, तो गैप अप मिलेगा तो बेचने को मिलेगा। आज भी देखिए 5 मिनट नहीं टिका गैप अप, 5 मिनट, और उसके बाद प्रोग्राम शुरू। लगातार देर दनादन क्या मार्केट को ऊपर से नीचे लगातार मारा आपने, देखिए। और इस समय ये पूरी तरीके से बेयर मार्केट चल रहा है, पूरी तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ बुरी पिटाई हो रही है। अच्छा एक और चीज, ट्रेडर्स का तो बुरा हाल है ही, लॉन्ग ट्रेडर्स का। शॉर्ट ट्रेडर्स तो मजे में है, लॉन्ग ट्रेडर्स का तो बुरा हाल है ही, लेकिन अब पोर्टफोलियो निवेशक ये भी बुरी तरीके से फंसे हैं अभी लोग। जहां तक देखिए निफ्टी की बात है, आज सुबह हमने एक अप्रोच ली थी कि जहां पे भी ये गैप अप फेल हो वहां बेचें, और अगर 23,150 से 23,200 एक बेस्ट जोन होगा बेचने के लिए, और शॉर्ट करके 23,250 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आई थिंक वो स्ट्रैटेजी एकदम सही पड़ी। 2025 का नया लो लगाया आपने, और जैसा आप कह रहे हैं अब तो हमने वो 22,800 का लेवल है वो भी तोड़ दिया है। और अब मुझे लग रहा है कि ये मार्केट धीरे धीरे 22,000 की तरफ बढ़ रही है। 21,800 से 22,000 जहां से वो रैली की शुरुआत हुई थी। बैंक निफ्टी का भी टेक्सचर काफी खराब है, ये अभी भी जनवरी लो से ऊपर है, लेकिन टेक्सचर काफी खराब है बैंक निफ्टी का। यहाँ पर भी वीरू अप्रोच वही है कि जहां पर भी आपकी रैली फेल हो वहां पर बेचें। और अब तो खैर रैली भी कहना एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, पहले 5 मिनट के मूव को आप हार्डली रैली कहेंगे। लेकिन वीरू पता है असली दिक्कत ना मिड कैप पर है, उसमें डिटेल में थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा पेन अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप। जी सबसे ज्यादा पेन मिड कैप और स्मॉल कैप में। अनुज निफ्टी 22,800 जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 22 और 21,800 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी। अनुज निफ्टी बैंक 48,753, और क्योंकि अभी तो यहाँ पर वो जनवरी का जो लो था अनुज वो करीब करीब 48,000 वो तो बचा हुआ है, अभी हम वहाँ से 750 पॉइंट ऊपर हैं। तो क्या यहाँ पे शॉर्ट की ज़्यादा गुंजाइश है, ज़्यादा फ्रूट है यहाँ पर, मतलब रिवॉर्ड है? बिल्कुल वीरू देखिए अच्छा इसमें और दिक्कत क्या आ रही है बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी बीच बीच में आपको होप जगाता है, बीच बीच में आपको दिलासा दिलाता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। थोड़ी बीच बीच में एफआई की सेलिंग कम हो रही है, थोड़ा वहां से एक आपको रिकवरी मिल सकती है, ये सब हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा स्कोप है। और आई थिंक मैं कल श्रेया को ये बता भी रहा था, अगर श्रेया को याद होगा कि अगर बैंक निफ्टी में इस बार आपको रिजेक्शन मिला 20 डेमा से, तो आप वो जनवरी के लोस की तरफ बहुत जल्द भागेंगे। तो ये बिल्कुल दिक्कत का मामला है यहाँ पर। बिल्कुल दिक्कत का मामला है सर, लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में पेन पॉइंट ज़्यादा है, डिटेल में बात करेंगे। आज भी सत्र में देखिए स्मॉल कैप 4.25% के करीब लुढ़कता हुआ, मिड कैप में 3.25% के करीब ज़्यादा करेक्शन आई है। पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे रिटेल का तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल दिखेगा। यहाँ पे क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी मिड कैप स्मॉल कैप में, साथ ही अब रिटेल को क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, यहाँ पर अब मैं एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह साउंड करूंगा, लेकिन ये मैं लगातार कई दिनों से कह रहा हूँ, कई दिनों से वार्निंग दे रहा हूँ, और अभी भी मेरा व्यू वही है। अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप काफी गिर सकते हैं। आई थिंक हम भूल जाते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स एक साल में डबल हुआ था। देखिए जब इंडेक्स डबल हो जाता है तो 20% गिर गया तो क्या बड़ी बात होगी। तो दिक्कत क्या है कि शेयर को सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि वो 40% गिर चुका है। कई लोग ये गलती करते हैं, 40% गिर गया आप खरीद लीजिए, और क्या गिरेगा, वहां से और 10% गिरेगा। आज कितने स्टॉक्स हैं जो लोअर सर्किट पे हैं, कितने स्टॉक, और जिनको हम पहले कभी अच्छी पेडिग्री का स्टॉक मानते थे, चाहे वो सेंको हो चाहे इजी ट्रिप हो। आप देखिए आज फ्रीबर्ग नाइट्राइट का स्टॉक देखिए, मनापुरम का स्टॉक देखिए, कितने स्टॉक हैं जो 10, 15, 20%। स्विगी का स्टॉक हम लगातार बात कर रहे थे इसकी। 6 महीने से मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने एक व्यू लिया हुआ था कि यहाँ से दूर रहिए। इवन बिफोर वो जो सितंबर का क्राइसिस आया था उससे पहले से एक व्यू लिया हुआ था
कि हर रैली का इस्तेमाल करें अपनी फंसी हुई पोजीशन से एग्जिट करने का। और एक चीज, अगर फैंसी स्टॉक्स में, फंसे हुए स्टॉक्स में आप सिर्फ ये सोच के फंसे रहेंगे कि कहीं ना कहीं तो मुझे निकलने का मौका मिलेगा, मेरा प्राइस आएगा, सॉरी टू से दैट, वो आपका बबल फोड़ने के लिए, लेकिन और नुकसान ही होगा आपका यहाँ पर। हाँ, अच्छी क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप, अच्छी क्वालिटी के लार्ज कैप, वहां थोड़ी हिम्मत रखनी होगी आपको, उनको मत बेचिए। लेकिन जो मार्केट चीख चीख के आपको कह रहा है ना कि यहाँ से निकल जाइए, वहां से निकलिए, क्योंकि आगे आने वाला समय भी थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप के लिए मुश्किल भरा होगा। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन जो मेरा भी शुरू से रहा है, अगर निफ्टी यहाँ से अगर वो बढ़ा उस 22,000 के लेवल की तरफ, तो वो एक बहुत अच्छा मौका होगा। 21,800 से 22,000 अगर बढ़ा तो एक बहुत अच्छा मौका होगा, और कुछ नहीं तो लमसम में निफ्टी के ईटीएफ में पैसा डालना होगा, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट बॉटम तो आप कभी टाइम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अप्रोच होगी कि अगर वहां तक आप पहुंचे, और कुछ नहीं, निफ्टी में जहाँ क्वालिटी स्टॉक्स हैं और जहाँ कंफर्ट होगा वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा, वहां पर आप थोड़ा सा लेवल करें, अगर वो लेवल पे है। जहाँ पे कंफर्ट है, गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में, वहाँ पे निवेश करने की राय फिलहाल आती हुई। वीरू जी के पास चलते हैं और एफएनओ में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक स्पेसिफिक, वो जान लेते हैं। वीरू सर। जी शायद देखिए आज क्या है ना कि सुबह से बाजार ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ। अब नेस्ले टॉप गेनर है, ये देख के आपको एक फीलिंग आएगी कि डेफिनेटली आज वो थीम जो कि बजट के बाद सडनली राइज हुई थी, फिर कोलैप्स हुई, बाजार ने उस पर लैच ऑन किया आज। अब आप देखिए आज नेस्ले टॉप गेनर है, लेकिन मैं जिन स्टॉक्स को रखना चाहूँगा स्क्रीन पे जो कि महत्वपूर्ण है इस डिस्कशन के लिए, वो है आईसीआईसीआई बैंक। अभी भी जैसे कहते हैं ना रिलेटिव परफॉर्मेंस, अभी भी ये स्टॉक अपने 10, 20, 100, 50 को होल्ड करके ट्रेड कर रहा है। प्राइस डैमेज उतना सीवियर नहीं है। अभी भी आज में इसमें बाइंग है 1254 के प्राइस पर, स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आ रही है, मतलब अगेंस्ट ऑल, और जिसे कहते हैं ना खड़े होने की टेंडेंसी, वो नजर आ रही है इसमें। उसके बाद एक स्टॉक और रखिए स्क्रीन पे, एचयूएल स्क्रीन पे नजर आएगा आपको, और इसके जरा ओपन इंटरेस्ट को देखिए। यस, आज लोअर लेवल से थोड़ा सा पुल बैक लिया, अपने लोज को, रिसेंट लोज को डिफेंड करने की तैयारी कर रहा है, बट कन्विंस करने वाला नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग ऑन द लॉन्ग साइड। बट यहाँ पे कोई चीज़ अगर ठीक लग रही है दैट्स आईसीआईसीआई बैंक। बट अब बात करता हूँ मैं कमजोरी की, मतलब क्या ब्रीच कर रहा है प्रीवियस लोज को, कहाँ पे बड़े लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं। एक बार स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज जरा ग्रेनुअल्स स्क्रीन पर आपके 28 जनवरी का लो तोड़ता हुआ। अब कहने वाली बात यह है कि फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग कुछ काउंटर्स में सुबह से है। इसने पहले अगस्त 2024 से के अब तक का लो तोड़ा, और इसने तोड़ दिया अब जनवरी लास्ट वीक का लो। ह्यूज शॉर्टिंग, पहले शॉर्टिंग हुई, उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग, और आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें अब ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है। और एक और स्टॉक रखूंगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। शेयर यहाँ पे ऑलमोस्ट दिसंबर 3 के बाद की पूरी रेंज टूटती हुई, और ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि शायद ये अपने जो नवंबर के लास्ट वीक के लोज हैं जो उनको रिविजिट करने की तैयारी कर रहा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्टिंग है श्रेया आज इन तमाम काउंटर्स में। बस एक थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक स्टेबल है और थोड़ा सा एफएमसीजी। श्रेया। बिल्कुल, तो ये एफएनओ स्टॉक्स के का पूरा एक्शन। अब चलते हैं तेजी और मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ, वहां पे क्या स्थिति नजर आ रही है। शुरुआत करते हैं मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ, क्योंकि बाजार में काफी ज्यादा बिकवाली। अभी स्क्रीन पर आपके आएगा मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स। देखिए आप, अडानी पोर्ट्स, बीईएल, अडानी एंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट। अडानी पोर्ट्स देखिए 5.5% से ज्यादा करेक्ट होकर फिलहाल कारोबार कर रहा है। बीईएल देखिए 4.5% से ज्यादा का इसमें डेंट पड़ा। अडानी एंटरप्राइजेस, इवन जैसा कि हेडलाइंस में हमने मेंशन किया था, अडानी ग्रुप के पूरे स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा कि डेंट पड़ता नजर आया है। अडानी एंटरप्राइजेस भी 4.5% से ज्यादा करेक्ट होकर कामकाज। ओएनजीसी देखिए 3.25% तक ये भी टूटा। कुछ ऐसे और काउंटर्स देखिए, दीपक नाइट्रेट आज एक्सीडेंट ऑफ द डे में शामिल, 15.5% का डेंट पड़ा है। मन्नपूर्णा फाइनेंस 10% से ज्यादा लूट का। लॉरस लैब 10% के करीब टूटता हुआ। कल्याण ज्वेलर्स तो 7.5%, इनफैक्ट 6.25% के करीब टूटकर फिलहाल कारोबार कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो गिरते बाजार में भी डट कर खड़े हैं, और देखिए नेस्ले इंडिया यहाँ पे 0.1% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ब्रिटानिया 0.5% तेज होकर काज कर रहा है। जब मैं सुबह देख रही थी तो एफएमसीजी एक ऐसा पैक था जो गिरते बाजार में भी हरे निशान पर कारोबार कर रहा था। और देखिए यूनाइटेड बेवरेज अभी थोड़ा ग्रीन में आया है, लेकिन फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए फिर से यूनाइटेड बेवरेज, हालांकि इतने स्टॉक्स है क्योंकि बाजार का मूड माहौल काफी ज्यादा खराब है। चलिए अब हम पैनल से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ
फंडामेंटल राय देने के लिए जुड़े हुए हैं एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबस से, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, सोनी पटनायक और स्नेहा सेठ से। 2:20 पर यतिन बताएंगे दीपक नाइट्रेट और मनपूर्णम क्यों बने आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे। 2:30 बजे मैं बताऊंगी कौन है निफ्टी के ट्रू लवर्स। साथ ही मिताली बताएंगे एमएफ्स का किससे है प्यार और किससे इनकार। 2:40 पर मिताली से समझेंगे कैसे बेवफा साबित हुए हाल में आए आईपीओज। और 2:45 बजे कंचन बताएंगी कैसे रह सकते हैं एबीबी के नतीजे। 2:50 पर यतिन बताएंगे Q3 में कौन हुए पास कौन फेल। 2:55 पर बाजार के बड़े ट्रेंड पर इन्वेसेट पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग से खास चर्चा करेंगे। 3:05 पर यतिन बताएंगे डेली रूम चेक। साथ ही 3:10 पर अनुसर से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीपीटी कॉल्स। आज डायरेक्टर साहब ने शायद नाम बहुत अच्छे खासे दिए चुन के, बेवफा है ना, ट्रू लवर्स, किससे प्यार किसे इनकार, है ना, गजब। सुभाष जी के सौजन्य से सारे के सारे नाम आए हैं। ट्रेड शुरू करते हैं और रचना जी से शुरुआत करते हैं। आज 1 2 3 4 महिलाएं हैं इस कार्यक्रम में और मात्र 1 2 नहीं 3 4 इक्वली बैलेंस्ड प्रोग्राम है। रचना जी से शुरू करते हैं। रचना जी बताइए आपकी कॉल। जी मेरी कॉल इस वक्त के लिए शॉर्ट साइड पे रहेगी और साइड के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे इस वक्त। यहाँ पे 1416 का प्राइस है फ्यूचर्स पे। जब तक ये काउंटर 1440 के नीचे रहेगा तो देयर आर ऑल चांसेस कि ये 1400 के नंबर की तरफ जाएगा एंड 1380 भी दिखा सकता है। ठीक है, साइंट पे सेल करने की बिकवाली अभी फिलहाल आती हुई रचना जी की तरफ से। गाबा सर आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मुझे पसंद है शॉर्ट वो है अडानी एंटरप्राइजेस। ट्रेड कर रहा है 2134 पर। मेरे ख्याल से 2160 का स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, लगता है ये जा रहा है करीब 2000 की तरफ। मैटर ऑफ टाइम, तो शायद मंडे तक स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है। अडानी एंटरप्राइजेस शॉर्ट। अदानी एंटरप्राइजेज में अभी कुछ समय पहले जब शेयर से बात कर रहा था इस बात को मैंने कहा था कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज ह्यूज शॉर्टिंग, आई मीन इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वायलेशन ऑन द शॉर्ट साइड। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा पहला पिक साइन, दूसरा पिक अदानी एंटरप्राइज था। सो यहाँ पे अभी फ्रेश शॉर्ट में रेकमेंड करना चाहती हूँ सन फार्मा पे। सन फार्मा आज एक ब्रेकडाउन दे रहा है, एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है। सो सेल करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे करंट लेवल 1700 से सेल कर सकते हैं। 1730 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स पे। टारगेट रहेगा 1660 और 1640 के। तो सोनू जी का सन फार्मा सेल साइड के ट्रेड, 2 ऑप्शंस जाने के बाद उन्होंने तीसरा ऑप्शन निकाला। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए बिकवाली करनी है ट्रेंड में। ट्रेंड में 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 5176 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं और 4850 के टारगेट सेट करने ट्रेंड के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 5000 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 110 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें 64 का स्टॉप लॉस लगाना है 5000 के पुट ऑप्शन में। 64 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 200 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, ट्रेंड पे यहाँ पे एक शॉर्ट व्यू है और 5000 की पुट है। तो ट्रेंड में एक बार फिर से वीकनेस का दौर जो है वो शुरू हो गया है। स्नेहा गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। आफ्टरनून अगर आप देखें तो मार्केट में ओवरऑल सेलिंग प्रेशर है, तो मेरा भी जो ट्रेड है वो सेल साइड पे रहेगा। दैट इज एलएनटी। अगर आप एलएनटी देखें तो कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में रहा है। काउंटर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था जहां पे काउंटर थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा था वहां पे, बट वो भी डिसाइसिवली हमने उसमें से भी देखा है करके कि वो लेवल्स भी ब्रीच करके काफी दिनों से थोड़ी थोड़ी सेल पोजीशंस ऐड हो रही है। मेरा मानना है कि जिस तरह की ऑप्शंस एक्टिविटी भी है जहां पे हम कंटिन्यूसली राइटिंग देख रहे हैं ऑन दी कॉल साइड, लग रहा है कि स्टॉक और प्रेशर में रह सकता है। पॉसिबिलिटी कि हम 3100 के लेवल्स देखें इस काउंटर में, और अपसाइड में मेरा मानना है कि एक स्टॉप लॉस लगा के 3285 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के सेल की रिकमेंडेशन होगी फॉर द टारगेट ऑफ 3100। ओके, एलएनटी पे सेल 3223 पर। राजेश जी ये क्या चल रहा है? मतलब हफ्ते भर में आपके पिछले दीदार से इस दीदार तक आते आते इंडेक्स पे 800 1000 पॉइंट साफ हो जा रहे हैं। ये अब इस वर्ष का नया लो, यानी टेक्निकली अगर मैं देखूं तो आप समझिए कि 22,900 मतलब लास्ट टाइम ये प्राइस था
6 जून को मोर और लेस, जब बजट के बाद डिप आया था, नहीं इलेक्शंस के बाद, ये आज क्या ये जो ऑलमोस्ट ये जो टैरिफ की कहानी अब सच साबित हो रही है, ये उसका फियर है या है क्या ये? और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग प्रेशर हमें ले कहाँ जा रहा है राजेश जी? नमस्कार वीरू जी, नमस्कार श्रेया, और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि कभी कभी बाजार थोड़ा एक्सुबरेंस में चला जाता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ। जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तो बहुत से स्टॉक 100 की पी पे भी सस्ते लग रहे थे लोगों को, और वहाँ खरीदारी चल रही थी। और आज की डेट में वही स्टॉक आधे वैल्यूएशन में भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है। मैं बता दूं, दुनिया खत्म नहीं होती है, कोविड में भी खत्म नहीं हुई थी, कई चीजें हो गई खत्म नहीं हुई। तो ये एक एग्जैगरेटेड वैल्यूएशन सेलिंग चल रही है। फिर वो रेट कट को भी इग्नोर कर रही है, रुपए में जो 88 को छूने के बाद गिरावट आई उसको भी इग्नोर कर रही है। तो इन सारी चीजों को इग्नोर कर रही है और बाजार में लगातार गिरावट आ रही है। टैरिफ की जो चिंताएं हैं वो अपनी जगह हैं, फिर वो चाहे लेकिन अब देखो तो इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आता जा रहा है। जो रिजल्ट्स के लेकर के सबको चिंता थी कि बहुत खराब रिजल्ट आएंगे, दूसरी तिमाही के रिजल्ट खराब आए थे, तीसरी तिमाही के और खराब आएंगे, वो चिंताएं अब दूर हो गई हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत सैनिटी आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल प्रिवेल करेगी। और ये जो गिरावट है ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए कम से कम मध्यम से लंबी अवधि वाले निवेशकों को। और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स में ही निवेश करें और थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखें। इस वक्त जो सेलिंग प्रेशर चल रही है, विशेषकर अगर कहूं तो एफआईआई की तरफ से चल रही है, क्योंकि अगर आप देखो तो वहां पर डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। 10 ईयर यील्ड जो है वो 4.5-5% के पास है, और अपनी करेंसी जो है वो 3-3.5% के आसपास टूट गई है। तो मोटा मोटी कहने का तात्पर्य ये है कि 8-8.5% की जो कमाई है वो एफआईआई को ऐसे ही मिल रही है, करेंसी और 10 ईयर यील्ड को लेकर के। तो इस वजह से इक्विटी में हम लगातार सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। एक बार ये डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा काबू में आ जाए तो, और रेट कट जिस तरीके से ट्रम्प साहब बार बार कह रहे हैं, हालांकि फेड की तरफ से बयान आ रहे हैं कि रेट कट नहीं करेंगे, देखते हैं कैसे समीकरण बैठते हैं। लेकिन अगर आइंदा दिनों में और भी रेट कट होते हैं तो मैं समझता हूँ से थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी और वैल्यूएशंस तो कहीं ना कहीं उभर कर आएंगे ही। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलते रहने वाला है, बट शॉर्ट टर्म में कहना मुहाल है कि कहाँ जाके रुकेगा, टेक्निकल वाले ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जी राजेश जी, तो ऐसे मूड माहौल में स्टॉक क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे कोई बेट बन सकती है, कोई ऐसे स्टॉक जो आपको पसंद हो? श्रेया, देखा जाए तो बुफे लगा हुआ है। आप चाहे लार्ज कैप की बात कर लो, आप मिड कैप की बात कर लो, आप स्मॉल कैप की बात कर लो, बहुत सी अच्छी कंपनियां अच्छे नतीजे दिए, आगे आने वाले दिनों का गाइडेंस अच्छा दिया, बावजूद उसके मार झेलनी पड़ी। कई कई जगह हमने देखा 40-40, 50-50% तक का कट आते हुए। बुफे लगा हुआ है, बस आपको सिर्फ धैर्य रखना है और ये समझना है कि आप 2 मिनट की मैगी नहीं बना रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो थोड़ा सा नजरिया लंबा रखना है। कोई एक स्टॉक इस वक्त चुनना हो, मैं समझता हूँ लार्ज कैप में आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहिए। शानदार परफॉर्मेंस दी बैंक ने, 15% बॉटम लाइन में जंप आया, क्रेडिट ग्रोथ में अच्छी बढ़त थी, रिटेल बिजनेस बैंकिंग में बढ़त थी, एसएमई में बढ़त थी, नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे तो वो 9% के आसपास बढ़कर आया था, और एसेट क्वालिटी उन्होंने बहुत अच्छी मेंटेन करके रखी, एनपीए रेशियो शानदार थे। अब इस वक्त वैल्यूएशन की अगर बात की जाए ना, तो एफवाई 27 की एवरेज एडजस्टेड प्राइस टू बुक अगर देखें तो 540 रुपए के आसपास आती है। अगर मैं 2.4 टाइम्स भी देता हूं तो 1300 रुपए होता है, और सब्सिडियरी की वैल्यूएशन 200 रुपए की, तो टोटल सम टोटल जो आता है वो 1500 रुपए के आता है। लेकिन आपको 12 से 18 महीने का नजरिया लेना पड़ेगा। और अब साथ में पॉजिटिव ये आया है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का जो इशू आने की बातें चल रही है, 51% आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरीके से अपनी होल्डिंग मेंटेन करेंगे, लेकिन वैल्यूएशन तो फिर भी वहां लॉक होगा ना। तो मैं समझता हूँ कि ये गिरावट आपको आईसीआईसीआई बैंक में निवेश करने का मौका दे रही है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक अपॉर्चुनिटी, यस, मैं इनफैक्ट चार्ट्स पे वो चीज़ देख भी रहा था। और इवन फॉर दैट मैटर अगर आप एक बार जरा एचडीएफसी बैंक को लेके आइए, अगर आप
निफ्टी के 24,500 से लेकर इस 22,800 तक के प्राइस डैमेज को रीड करें और एक बार इसी अवधि में जरा क्रॉस चार्ट रखिएगा HDFC बैंक का, इट्स 1687 और आप यकीन मानिए फरवरी 2024 का इसका लो था 1409। तो जिसे कहते हैं रिलेटिव प्राइस परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, वो अभी भी HDFC बैंक और ICICI बैंक की अगर आप देखें काफ़ी अच्छी है। आप अगर कंपेयर करें किसी मिड कैप या स्मॉल कैप से तो कहीं उस तुलना में HDFC बैंक और ICICI बैंक बेहतर होंगे। बहरहाल आज ICICI बैंक अभी बिगिनर्स की लिस्ट में है। कुछ जो लार्ज कैप बड़ी कमांडिंग पोजीशंस में है जिसमें नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया, आप देखिए HCL टेक्नोलॉजीज़ को, मैरिको को देखिए, ICICI बैंक को देखिए, कोलगेट, इवन फॉर दैट मैटर लुक एट मारुति मानस। शायद हम इस बात को लेकर बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि ये 13,500 के ऊपर डिलीवर नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल ये स्ट्रक्चर अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, मतलब उस ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। मारुति को अगर किसी इन्वेस्टर को, देखिए आज मैं बहुत डेट पर्सपेक्टिव से ट्रेड नहीं लूँगा, अगर किसी आदमी को, किसी इन्वेस्टर को एक्यूमुलेट करना हो मारुति को, कौन कौन से पॉइंट हैं ऑफ एक्यूमुलेशन आपके मुताबिक? देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ है, जो अंडरटोन है वो बुलिश है। स्टॉक करेक्ट होकर 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया है, तो पहला मौका तो यहीं पर बनता है। अब अगर ये जो 20 डे मूविंग एवरेज है 12,500 के आसपास, उसको ब्रेक करके उसके नीचे भी जाता है, तो जो सेकंड पॉइंट खरीदारी का होगा वो 12,200 का होगा। लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना है 11,600 के नीचे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। मेरा समझना है करेक्शन के बाद जब रैली देखने को मिलेगी तो 13,500 को ब्रेक करके 14,500 टू 14,700 ये रेंज मारुति दिखा सकता है आने वाले 6 से 8 महीने में। तो आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया पिक है जिसको करेक्शन पे एक्युमुलेट किया जा सकता है। इस बीच निफ्टी में एक टिक बाई टिक चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। 22,780 से सीधा लगभग, जब तक मानस जी मेरे ख्याल से मारुति में बोल रहे होंगे, इसने करीब 100 पॉइंट का पुल बैक लिया। नाउ इट्स 22,864 सीम्स, मतलब कि एक 22,800 को क्लोजिंग बेसिस पे प्रिवेंट करने की, बचाने की जो है ना वो एक भूमिका ये तमाम स्टॉक्स कर रहे हैं। जैसे कि बात हुई अभी TCS की, आज ITC की, ICICI बैंक की, ये सभी काउंटर्स वो एटलीस्ट करते हुए, और कुछ काउंटर्स जो कि आज एक बहुत डिसेंट पुल बैक दे रहे हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में है। लुक एट भारती, भारती की आपको बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए इस सेशन में हम बहुत ट्रेड के बारे में बात नहीं करेंगे, बट राजेश अग्रवाल जी, आपकी भारती पर व्यू क्या है? 1714 इस वक्त ये भी होल्ड करने लायक और फ्रेश बाइंग के लिहाज से ठीक लग रहा है आपको क्या? देखिए, अगर टेलीकॉम एज ए स्पेस देखा जाए तो दो ही बड़े प्लेयर रह गए हैं, भारती और जियो। वोडाफोन अपनी दिक्कतों से उलझ रहा है, लॉसेज आ रहे हैं, नए फंड की रिक्वायरमेंट आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं। बट इस वक्त भारती और जियो दो ही टेलीकॉम के प्लेयर हैं, दोनों ही शानदार तरीके से चल रहे हैं। टैरिफ हाइक इन्होंने किया है, आगे आने वाले दिनों में भी टैरिफ हाइक करेंगे, और इस बार के जो आरकूज देखेंगे तो जबरदस्त जंप देखा गया भारतीय एयरटेल के आरकूज में, 245 रुपए के आसपास आया था। और न केवल भारत का बल्कि इनके अफ्रीकन बिजनेस में भी अच्छी खासी बढ़त देखी गई है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। हो सकता है बाजार के कारणों से थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिले, लेकिन मैं फिर वही दोहराना चाहूंगा कि साल 1.5 साल का नजरिया रखें, 1900 का टारगेट रखें और इसमें निवेश करें। भारतीय एयरटेल, जेफरीज की रिपोर्ट भी थी इस पे, सुबह बताई थी मैंने। जेफरीज को भी टेलीकॉम स्पेस में भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत। चलिए अब दो स्टॉक्स की बात करते हैं ऐसे जो अभी फिलहाल गिरकर कारोबार कर रहे हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ता नजर आया है। नतीजों के बाद दीपक नाइट्राइट और मणप्पुरम फाइनेंस में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और दोनों शेयर क्यों हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे, ये बताने के लिए यतिन जुड़े हुए मेरे साथ। यतिन जी बताइए। देखिए, अगर सबसे पहले हम दीपक नाइट्राइट की बात करें तो क्लियरली रिजल्ट ने एक नेगेटिव सरप्राइज दिया है। अगर हम फिनोलिक्स बिजनेस की बात करें या एडवांस इंटरमीडिएट्स की बात करें, दोनों पैमानों पे मार्जिन्स में एक बड़ा असर होता हुआ आपने देखा है। मुनाफे में 50% से ज़्यादा की गिरावट और सेल्स में भी एक बड़ी गिरावट आपने देखी है। अनुमान से बिल्कुल आधे रिजल्ट्स आने के बाद शेयर में 15% तक का डाउनफॉल आपने देखा है। इनफैक्ट साल दर साल बेसिस पे अगर आप एडवांस इंटरमीडिएट्स की बात करें तो मार्जिन कोलैप्स होकर लो सिंगल डिजिट में चला गया है। फिनोलिक्स कारोबार की बात करें तो 5 से 6% साल दर साल बेसिस पे मार्जिन्स में एक बड़ी गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बेसिस पे नतीजों ने डिसअपॉइंट किया है। मणप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो ब्रोकरेजेस यहाँ होल्ड की कॉल दे रहे हैं। अगर हम जेफरीज की माने तो जिस हिसाब से माइक्रो फाइनेंस कारोबार जो इनकी सब्सिडरी करती है, यहाँ आपने देखा होगा कि जो एसेट क्वालिटी इस पर ज़्यादा दबाव है, आगे जाके दबाव बढ़ सकता है, जिसके कारण
जो ओवरऑल प्रॉफिट्स हैं इस पे इम्पैक्ट आता हुआ नज़र पड़ सकता है। और गोल्ड लोन बिजनेस भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवरऑल बेसिस पे ग्रोथ भी स्लो होने की गुंजाइश एनालिस्ट लोगों ने जताई है, जिसके बाद यहाँ भी आपने लगभग 6 से 7% की डाउनफॉल देखी है। अभी भी स्टॉक अगर आप देखें तो 10% की डाउनटिक के साथ ट्रेड करता हुआ नजर पड़ रहा है। तो एमएफआई बिजनेस और खराब एसेट क्वालिटी के चलते मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर में भी दबाव देखने को मिला है। दीपक नाइट्रेट और मणप्पुरम फाइनेंस दोनों ही गिरकर कारोबार कर रहे हो। थैंक यू यतिन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए मणप्पुरम में जेफरीज ने भी इस पर रिपोर्ट निकाली थी, होल्ड की कॉल दी और ये अपने कॉम्पिटिटर से भी पीछे चल रहे हैं। इस पर एक चार्ट चेक लेते हैं। आप बस मणप्पुरम फाइनेंस देखिए, एसेट क्वालिटी खराब, हालांकि आप चार्ट्स देख के बताएंगे क्या लग रहा है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है जिनके पास है वो क्या करें? देखिए ये स्टॉक मैंने मणप्पुरम फाइनेंस आज सुबह मैंने कॉल किया था 8 o'clock के टाइम। इसका जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, 6-7 हफ्ते से एक साइडवेज जोन है, कंसोलिडेशन और अप मूव ऑन है। आज रेड है क्योंकि मार्केट रेड है, लेकिन इसका जो लेवल है 2150 2160 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये बरकरार है अप मूव ऑन है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, लेकिन मुझे तो ठीक लग रहा था टेक्निकली मणप्पुरम फाइनेंस। ठीक है, तो मणप्पुरम पे ये फिलहाल राय आती हुई। और अब देखिए बात कर रहे हैं हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिसमें तेजी है, जिसमें किसी में मंदी है, लेकिन आज वैलेंटाइन डे भी है। आज वैलेंटाइंस डे है और वैलेंटाइन मतलब क्या? प्यार। प्यार मतलब क्या? सच्चा साथी। लेकिन सच्चा साथी कौन? जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में आपके साथ बने। और मैंने उतार चढ़ाव कहा तो मुझे बाजार की याद आ रही है। और बाजार के इस उतार चढ़ाव में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने बाजार को संभाले रखा। पिछले 14 फरवरी से इस 14 फरवरी देखिए, मतलब एक साल में कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसने निफ्टी को संभाला और अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, उस पर एक बार नजर डालेंगे। और अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे स्टॉक्स आएंगे जिसने पिछले एक साल में निफ्टी को संभाला है और अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखिए स्क्रीन पर रखिए वो प्लेट्स। सबसे पहले देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 80% का रिटर्न पिछले एक साल में दिया है। भारतीय एयरटेल देखिए 54% उछलकर इसने अच्छा खासा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। इनफैक्ट बीईएल भी इस लिस्ट में शामिल है, 40% का रिटर्न बीईएल ने दिया है। और देखिए ट्रेंट 30% का रिटर्न पिछले 14 फरवरी से इस 14 फरवरी। वही टेक महिंद्रा 30% का रिटर्न। आयशर मोटर्स भी इस लिस्ट में शामिल और 21% का इसने रिटर्न देके अपने निवेशकों को खुश किया है। इनफैक्ट देखिए अब बजाज फाइनेंस 25%, आईसीआईसीआई विप्रो ये भी 23 और 19% रिटर्न देके निवेशकों को मालामाल बनाया है पिछले एक साल में। और देखिए यहाँ पे ग्रासिम मौजूद है, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक, मारुति अब 20% यहाँ पे रिटर्न मिला है। अल्ट्राटेक और मारुति में 17% का रिटर्न मिला है अपने निवेशकों को। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसने अच्छा खासा रिटर्न दिया पिछले एक साल में, इस फरवरी से और इस फरवरी तक। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसने दिल भी तोड़ा है निवेशकों का, उनमें कौन शामिल है? अडानी एंटरप्राइजेस, आज बात भी हो रही है, देखिए नेगेटिव 32% का रिटर्न। इंडसइंड बैंक 30% लुढ़क गया पिछले एक साल में। टाटा मोटर्स भी इस लिस्ट में शामिल है, 25% का नेगेटिव रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है। और आयशर मोटर्स, कोल इंडिया, बीपीसीएल 25% से 18% तक टूटे हैं, निवेशकों का दिल तोड़ा है। इनफैक्ट इसमें देखिए हीरो मोटो और ओएनजीसी भी शामिल है, 18% और 15% का नेगेटिव रिटर्न इन दोनों ही पर्टिकुलर काउंटर ने दिया है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसने दिल संभाल के भी रखा और कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसने दिल तोड़ा। जी हाँ, तो यहाँ पे दिल दुखाने वाले भी हैं और वो भी हैं जिन्होंने सहारा दिया है। श्रेया यही कहना चाहती है ना आप? हैं जी बिल्कुल। देखिए ये जरा प्लीज़ जिन्होंने दिल दुखाया नहीं और जो साथ खड़े रहे और हर मुकाम पे, जरा प्लीज़ वो स्टॉक्स की स्लाइड लेके आइए। इंटरेस्टिंग देखिए, इसे कहते हैं आउट परफॉर्मेंस। इंडेक्स भले ही कोलैप्स हो रहा हो, इसे कहते हैं रिलेटिव प्राइस स्ट्रेंथ। आप स्पेशली भारतीय एयरटेल जिस पर बातचीत भी हुई, एम आज से इनके लिए एक इवेंट भी है। देखिए 14 फेब से इनकी जो ईवी गाड़ियां हैं उनकी बुकिंग स्टार्ट होने वाली थी। और राजेश जी, एक बार मैं फिर से आऊँगा आपके पास। मेरे ख्याल से ऑटो पे हमारी डिस्कशन अभी मारुति पे हुई, एम पे आपका व्यू क्या है? आई मीन ठीक है, शायद CY24 के लास्ट 3 महीने थोड़े से परेशान करने वाले थे। इवन वो परेशानियाँ अभी भी परसिस्ट करती हैं और डीलर्स के पास काफ़ी होल्डिंग्स थी, काफ़ी अगर आप देखें गाड़ियाँ पड़ी हुई थी, उतनी सेल्स में ट्रांसलेट नहीं हो पाई। बट जिस तरीके से इसने अपने आप को हायर ट्रैजेक्टरी पे प्लेस किया है, आपकी राय क्या है? क्या ऑटो में नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन का लीडरशिप भी एम होगा या फिर ये चेंज होके मारुति के हाथ में आ सकती है? देखिए ऑटो एज ए स्पेस एक्साइटिंग है, नो डाउट। जिस तरीके से मंथ ऑन मंथ नंबर आए,
और आगे आने वाले दिनों में अब आप देखो तो जो नए लॉन्चेस हैं उनको लेकर के जो लंबी कतारें लगी हुई हैं और जेस्टेशन पीरियड इतना हाई है, कई कई जगह तो हमने सुना है 6-6 महीने तक का है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र लंबी अवधि के लिए अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में जिस तरीक़ा से इन्वेंटरी वगैरह की दिक्कतें हैं या लॉजिस्टिक्स वगैरह की दिक्कतें हैं, ब्याज दरों को लेकर के डिमांड थोड़ी कम हो रही है, वो सब चीज़ अपनी जगह है। लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छा है। ऑटो एज ए स्पेस में एम&एम की अगर बात की जाए तो न केवल ये ऑटो की एक प्ले है बल्कि एग्री साइड से भी प्ले है ट्रैक्टर्स वगैरह में और पीवी वगैरह में जिस तरीके की इनकी बढ़त बनी, बहुत शानदार बनी। लेकिन इन लेवल्स में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यहाँ से अपसाइड की उम्मीद बहुत मध्यम अवधि में या छोटी अवधि में करनी चाहिए। इस स्पेस में अगर कोई स्टॉक हमें बहुत अंडर वैल्यूड लगता है तो वो हुंडई का लगता है। अगर आप देखेंगे तो एसयूवी मार्केट में वो अपने आप में एक पहुँच रखता है। क्रेटा मार्केट लीडर है एसयूवी में। अब ईवी भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है क्रेटा का। सानंद में उन्होंने नया प्लांट लिया है अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया बावजूद उसके कि इतना अच्छा ब्रांड है और इतनी अच्छी कंपनी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अपसाइड थोड़ा अच्छा बचता है। इवन टू व्हीलर्स में अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो एक बेहतर निवेश का विकल्प साबित हो सकता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन चलिए अब विषय को थोड़ा बदलते हैं और म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। देखिए जनवरी में म्यूचुअल फंड्स ने किसी को प्यार दिया है तो किसी से इनकार किया है। इसकी डिटेल देने के लिए हमारे साथ मिताली जुड़ रही है। मिताली बताइए। तो वैलेंटाइन स्पेशल के तौर पर आज हमने ये एक रिसर्च करी जहाँ म्यूचुअल फंड्स ने जनवरी 2025 में कुछ सेक्टर्स में अपना प्यार दिखाया और कुछ से मुख मोड़कर ब्रेकअप की तरफ चले गए। तो सबसे जो उनका फेवरेट सेक्टर था वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। पिछले बार भी हमने बात करी थी तो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल सेगमेंट है यहाँ पे हमें 25,942 करोड़ की अच्छी खासी इनफ्लो देखने को मिली है म्यूचुअल फंड से। साथ ही लार्ज कैप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आईटी और रिटेल जो सेगमेंट है ये म्यूचुअल फंड का फेवरेट सेक्टर रहा। आईटी में हमें 7,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्फ्लोज देखने को मिले। रिटेल सेगमेंट में भी अच्छे खासे इन्फ्लोज देखने को मिले। लेकिन लार्ज कैप से पैसा जहां म्यूचुअल फंड्स ने निकाल दिया उनकी बात करें तो कैपिटल गुड्स और एनर्जी सेक्टर जो है वो इस लिस्ट में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप के लिए जो फेवरेट स्टॉक्स थे वो है एफएमसीजी सेक्टर्स के स्टॉक्स और ट्रैवल एजेंसीज के स्टॉक। तो एफएमसीजी में यहाँ पे हमें 3,327 करोड़ की इन्फ्लो आती नजर आई। साथ ही ट्रैवल में भी अच्छी खासी इन्फ्लोज देखने को मिली। लेकिन मिड कैप ने कहाँ से निकाला पैसा उसकी बात करें तो ऑटो एंसिलरी और कैपिटल गुड्स से यहाँ पे मिड कैप से पैसा निकलता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप्स की अगर मैं बात करूं तो उनका फेवरेट सेगमेंट था हेल्थ केयर और केमिकल सेक्टर्स, जहां पे हमें 2838 करोड़ की तो हेल्थ केयर सेगमेंट में इन्फ्लोज आते हुए नजर आए। साथ ही केमिकल सेगमेंट में भी अच्छा खासा में इन्फ्लो नजर आया। स्मॉल कैप ने कहां से अपना रुख मोड़ा उसकी बात करें तो मीडिया सेगमेंट और इंफ्रा से उन्होंने अपना पैसा यहाँ निकालते हुए नजर आया। अब मैं बात करना चाहूंगी उन स्टॉक्स की जो लार्ज कैप में जहाँ पे इन्फ्लो दिखा और उन स्टॉक्स की जहाँ से उन्होंने अपना पैसा निकाल दिया। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स के जो फेवरेट स्टॉक्स रहे उसमें तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस और जोमैटो, यहाँ पे हमें अच्छी खासी हैवी इन्फ्लोज आती हुई नजर आई है म्यूचुअल फंड से। वो स्टॉक्स जहाँ से म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकाल दिया उनकी अगर बात करें तो उसमें सबसे ऊपर शामिल है रिलायंस, फिर आईटीसी, बेल, एसबीआई और पीएफसी। अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स की जहां से म्यूचुअल फंड्स की इन्फ्लोज हमें नजर आए। और सबसे ऊपर जो स्टॉक्स शामिल है वो है अडानी विल्मार का। यहाँ सबसे ज़्यादा हमें 3,000 करोड़ की इन्फ्लोज नजर आए। साथ ही आईटीसी होटल जो कि हाल ही में डीमर्ज होने के बाद इसमें 2213 करोड़ रुपए के इन्फ्लोज नजर आए हैं। बीएससी, सोना, बीएलडब्ल्यू और पेटीएम जैसे स्टॉक्स यहाँ पे खरीदते हुए नजर आए म्यूचुअल फंड्स। अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ से मिड कैप में म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा निकाल दिया है। तो सबसे ऊपर शामिल था यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स। पिछले कुछ टाइम से ये अपने निवेशकों को काफ़ी नाराज़ कर रहा है। यहाँ से 750 करोड़ की म्यूचुअल फंड्स ने अपने आउटफ्लोज करे हैं। हीरो मोटो, नाल्को, पेज इंडस्ट्री, वारी एनर्जीज भी इस लिस्ट में शामिल है। ठीक है, शुक्रिया मिताली इस जानकारी के लिए। बहुत अच्छी तरीके से आपने डिटेल में समझाया कि कहाँ से म्यूचुअल फंड ने पैसे निवेश बढ़ाया है और कहाँ से निवेश घटाया है। लेकिन आपने बताया एचडीएफसी बैंक में जनवरी में देखिए तो वहाँ पे निवेश बढ़ाया है म्यूचुअल फंड ने, हालांकि चार्ट चेक भी ले रहे थे। एक बार और डिटेल में इसमें मैं जानना चाहूँगी, इनफैक्ट सोनी जी से मैं जानना चाहूँगा एचडीएफसी बैंक, सोनी जी क्या स्ट्रेंथ नज़र आ रही है? म्यूचुअल फंड का पसंद तो बना हुआ है ये फिलहाल।
श्रेया जी, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे 200 ईएमए को आज होल्ड कर रहा है और ओवरऑल अगर ये एंटायर सीरीज की भी बात करें तो मुझे लगता है कि रेंज काफी इंटैक्ट है। 1680 1670 पे सपोर्ट है, थोड़ा रेजिस्टेंस अगेन फेस कर सकता है, वो 1720 को क्रॉस करना है, वो रहेगा स्टेप बाय स्टेप। बट जिस तरीके से आज मार्केट वॉलेटाइल है और जिस तरीके से करेक्शन हुआ है, एचडीएफसी बैंक काफी एक्सटेंड तक होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है 1680 को अगर ब्रेक नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पे, थोड़ा बाउंस कर सकता है अगेन टुवर्ड 1710 1720, वो लेवल एक बार निकाल देता है तो उसके ऊपर दोबारा से 1750 लेवल्स नजर आ सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए और रेजिस्टेंस के निकालने का इंतजार करना चाहिए। वेट एंड वॉच की सलाह एचडीएफसी बैंक में। देखिए अब आईपीओ की भी बात कर लेते हैं। देखिए हाल में लिस्ट हुए आईपीओ इस समय निवेशकों को सबसे ज्यादा रुला रहे हैं। शेयरों की लिस्टिंग तो धूमधाम से हुई, लेकिन अब निवेशक फंस गए हैं। आईपीओ के कौन कौन से सितारे अब जमीन पर हैं, इसकी भी जानकारी हम मिताली से लेंगे। मिताली बताइए, क्या रिसर्च की है आपने? तो हाल ही में जो आईपीओ लिस्ट हुए थे उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लिस्टिंग गेन्स इसमें अच्छे खासे देखने को मिले थे, लेकिन आते आते ये स्टॉक्स में हमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस रिटर्न्स में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले। कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जहाँ पे हमें 50% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले इनकी लिस्टिंग डे से आज तक की बात करें, हम आज तक की करंट प्राइस की बात करें तो आईपीओ के चकाचौंध में जहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे इन आईपीओ में लगाए थे, तो लिस्टिंग गेन जहाँ बुक नहीं किया वहाँ निवेशक यहाँ पे नाराज़ नज़र आ सकते हैं। लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम शामिल है उसका नाम है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। इसका जो इशू प्राइस था 291 रुपये के आसपास था और नुकसान की बात करें तो ये 50% तक लुढ़क गया है अपने आईपीओ से लेकर आज तक। फिर शामिल है इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, यात्रा ऑनलाइन, आइडिया फोर्ज, आईक्यू लिस्ट लाइटिंग। इन सब में आप देखिए तो नुकसान जो है ये 36%, 42% तक अपने आईपीओ से लेके आज तक लुढ़कते हुए नजर आए हैं। साथ ही और भी लिस्ट में जो नाम शामिल है उनकी बात करें तो एक्मे सोलर, फेड बैंक फाइनेंशियल, जुनिपर होटल्स, टीवीएस सप्लाई चेन, हुनासा कंज्यूमर। मार्केट का जो ये रुख है जिसमें ऑलरेडी यहाँ पे हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन आईपीओ में जहाँ हमें लिस्टिंग दमदार देखने को मिली थी, आज आते आते ये इतने ज़्यादा अपने लिस्टिंग से लुढ़कते हुए नजर आए। नर्दनाग भी इस लिस्ट में शामिल है, फ्लेयर राइटिंग, गोपाल स्नैक्स, ओला इलेक्ट्रिक और स्विगी में भी हमें 13% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। जी मिताली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने ये भी देखा कि जो नए लिस्टिंग थी हाल की, उनके क्या हाल हैं इस वक्त, और स्पेशली हुनासा को देखिए आप स्विगी को देखिए, और आप देखिए ये जिसका जिक्र किया हमने ओला को, ओला इलेक्ट्रिक। राजेश जी, ये ओला इलेक्ट्रिक में क्या करें? आई मीन सीरियस अनवाइंडिंग है, और आप विदिन मेरे ख्याल से कब की लिस्टिंग है ये अगस्त की लिस्टिंग थी, रक्षाबंधन से मेरे ख्याल से 3 दिन पहले 4 दिन पहले की लिस्टिंग थी, और ये जो प्राइस डैमेज हुआ वर्सेस हाई ऑफ 156, अभी भी लेकर इसको डिनायल मोड में रहें कि ये रिकवर हो जाएगा, एवरेज कर लें, या फिर आपको क्या कहते हैं, एक बार विश्वास करना पड़ेगा आपको? आपका व्यू क्या है इसमें? वीरू जी, ओला पे आऊं उसके पहले जो अभी आपके सहयोगी आईपीओ मार्केट पे कह रहे थे ना, उस पे 2 लाइन कहना चाहूंगा कि ये जो बुल मार्केट पिछले 3-4 सालों से चला, कोविड के बाद से ही कह लीजिए, तो उसमें एक नए तरीके के इन्वेस्टर्स बाजार में आए और उस वजह से आईपीओ बाजार में जबरदस्त बढ़त देखी गई। कई बार तो ऐसे हफ्ते गए कि एक हफ्ते में 10-12 आईपीओ आने लगे, और आईपीओ में किसी ने कोई फंडामेंटल नहीं देख रहे थे, कुछ नहीं देख रहे थे, कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन प्रमोटर है, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या नंबर्स है, किसी ने कुछ नहीं देखा। किसी को समझाने जाओ तो लोग कहते थे इसकी जीएमपी ये चल रही है। जीएमपी के कारण से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन गिर रहे थे। जहां तक मुझे याद है बहुत से आईपीओ तो ऐसे भी आए जो 200, 300 टाइम सब्सक्राइब हुए। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो एक यामा मोटरसाइकिल की डीलरशिप थी जिसमें 2 स्टाफ लेके 2 शोरूम चला रहे थे। उसके आईपीओ 400-500 या उससे भी ज्यादा टाइम सब्सक्राइब हुआ था, और हुंडई जो कि एक पूरी कंपनी चला रहा था, उसका आईपीओ सब्सक्रिप्शन बहुत मुश्किल से पार लगा था। तो ये हालात बने हुए थे कि जीएमपी के बेस पर आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे थे, और उसी वजह से इस वक्त जो निवेशक हैं वो फंसे हुए हैं। मैं आगे भी यही कहना चाहूंगा कि हमेशा फंडामेंटल्स पर ध्यान दें। जीएमपी एक शैम है, उस पर ध्यान न दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और अब आते हैं ओला पे। तो ओला पे भी अगर आप देखो तो लगातार लॉसेस बने हुए हैं, क्वालिटी कंसर्न्स अपनी जगह हैं। ऐसा कुछ लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई फर्क आएगा।
दूसरा अगर आप देखो तो जो टू व्हीलर ईवी स्पेस की बात थी और जिसके कारण से ओला में इतनी ज्यादा सब्सक्रिप्शन वगैरह आई थी, आज की डेट में सभी कोई दूसरी कंपनियां भी जो पुरानी कंपनियां हैं जिनके पूरे एकदम सारे लॉजिस्टिक्स वगैरह बने हुए हैं, वो भी ईवी टू व्हीलर लॉन्च कर रही हैं, फिर वो चाहे होंडा हो या दूसरी कंपनियां हो। तो मुझे लगता है ये कंपटीशन भी हीट अप होता जा रहा है। नंबर्स उतने अच्छे हैं नहीं, क्वालिटी कंसर्न्स की लगातार खबरों में न्यूज आती रहती है। बेहतर होगा स्टॉक से दूर रहे, नई खरीदारी की तो कोई सलाह रहेगी ही नहीं। कोई उछाल आता है, लॉस तो होगा क्योंकि सब ऊंचे के लेवल में फंसे होंगे, बट उछाल में निकलने की ही सलाह रहेगी। एग्जिट 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 समटाइम्स ये अगर आप देखिए करना पड़ता है। बहरहाल आज हमारे एक दो पुरुष विशेषज्ञों ने धोखा दे दिया, अदरवाइज ये मैच हम जीतते, लेकिन फिलहाल ये महिलाएं जीत रही हैं। कविता जी इस पैनल में जुड़ रही हैं। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गावा जी निकल लिए, गावा जी निकल लिए। कौन निकल लिए? गावा जी, गावा जी। अच्छा, वेरी गुड आफ्टरनून सर। सो मार्केट में 22,920 के लेवल पर अभी हम आए हैं। मैं यहाँ एक पुल बैक ट्रेड की तरह बाय ट्रेड देना चाहूंगी। बहुत सारा लाल लाल देख लिया है अभी हमने। तो ये बाय ट्रेड एक पुल बैक के लिए होगा जो स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। लाइक चोला इन्वेस्ट अगर आप देखें आज की गिरावट के बाद भी अपने 10 EMA को प्रोटेक्ट किए हुए है। एज ऑफ नाउ 1376 के लेवल पर है। मुझे लगता है पुल बैक जो है वो 1393 1410 के लेवल तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। 1350 पे 10 EMA है। 1350 का एक एसएल मेंटेन करें। अपसाइड एस पुल बैक 1393 1410 के प्राइस टारगेट के लिए। फिलहाल कविता जैन की अभी की पिक। चलिए अब 4 का चौका की भी शुरुआत कर देते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम सोनी पटनायक जी से। राजेश सातपुते शायद है नहीं, राजेश सातपुते। रचना वैद्य आज देंगे FNO का सुपरस्टार। कविता जैन देंगी चार्ट का चमत्कार। साथ ही मिड कैप फंडा देंगे राजेश अग्रवाल जी। बताइए कविता जी, आपका FNO सुपरस्टार। FNO सुपरस्टार एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है नेस्ले को अगर आप देखें यहाँ पर एक पोजिशनिंग की जा सकती है। सो नेस्ले 2199 के लेवल पर है। एज ऑफ नाउ कंसोलिडेशन में है। 2185 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप एक पोजिशनिंग कर सकते हैं 2220 2250 के प्राइस टारगेट के लिए। ओके, नेस्ले आज का कॉल है, यहाँ पे हो गया ये पहला ट्रेड। नहीं, okay, ये पहला ट्रेड है ना? नहीं, ये सोनी जी से पहले ट्रेड लेते हैं। सोनी पटनायक जी से सस्ता ऑप्शन ट्रेड है। सोनी जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में मैरिको में 650 कॉल ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ। आज अपने सपोर्ट को होल्ड करता है। मुझे लगता है कि 620 को होल्ड करते हुए टुवर्ड 650 670 के रेंज को थोड़ा पोजिशनली टेस्ट कर सकता है। मार्केट भी रिकवर किया है, तो यहाँ पे 650 कॉल ऑप्शन वेब सीरीज की 6 रुपए में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 3.50 पैसे का। लक्ष्य पहला है 10 रुपए का, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 12 से 14 भी एक बार नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैरिको बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, यहाँ पे है सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपकी स्क्रीन पे। पहला ट्रेड हो गया और प्लीज़ रखिएगा स्क्रीन पे। और ये आ गया सोनी जी के सौजन्य से इसकी मैरिको का ऑप्शन सोनी पटनायक जी की तरफ से। और 620 का कॉल एट 22 620 का कॉल। ओके, सुपर साइकिल चलते हैं आज के रचना जी के पास। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी मेरी तरफ से HDFC बैंक में लॉन्ग रहेगा। HDFC बैंक के फ्यूचर्स अगर 1690 होल्ड करेंगे विद इन टुडे एंड टुमारो, तो यहाँ पे अपसाइड पे 1714 की तरफ जा सकता है। और अगर और बढ़िया चला तो 1720 भी हो सकता है। ठीक है, HDFC बैंक फिलहाल। अब चार्ट का चमत्कार लेते हैं मानस जी से। मानस जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए सेल रिकमेंडेशन ही है। अगर हम चार्ट के चमत्कार के हिसाब से देखें तो आई थिंक BL पे एक रिकमेंडेशन, एक सेल कॉल लिया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो BL के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। BL के फ्यूचर का प्राइस चल रहा है इस टाइम
माफ करिएगा, इस टाइम में प्राइस ओके, देखिए 253 के आसपास के प्राइस चल रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 258 का। 258 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 240 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है बीएल के फ्यूचर में। बीएल के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय। अब मिड कैप फंडा के लिए चलते राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। श्रेया, मिड कैप के हिसाब से मैं पाक होटल के साथ जाना चाहूंगा, जो कि ईपीजे सुरेंद्रा पाक होटल के नाम से जाना जाता है। पूरी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो होटल सेक्टर भी बूम कर रहा है। अब पाक होटल्स की 36 होटल्स है, 23 सिटीज में इनके प्रेजेंस है, 2495 रूम है, जो कि 5 साल में इनका टारगेट उसे 5000 कर देने का है, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल। फ्लोरिस करके इनका एक पेस्ट्री की चेन है, जो कि इस बार पिछले महीने उन्होंने 100 स्टोर्स कंप्लीट कर लिए और आगे आने वाले 2 सालों में उसे 200 करने की इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है। एक कलकत्ता में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें करीब 250 रूम और 100 अपार्टमेंट्स है। मैनेजमेंट ने इस बार के कॉन कॉल में क्लियरली कहा है कि अगले साल से 100 करोड़ रुपया हर साल का कैश फ्लो जनरेट होगा वहां से 3 साल तक लगातार। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। डेट फ्री हो गई कंपनी, जहां 600 करोड़ के आसपास का डेट हुआ करता था, अब डेट फ्री कंपनी है और डिमांड अपनी जगह बनी हुई है। और इन सब सारी चीजों के बीच अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप सिर्फ 3400 करोड़ रुपया का है। मुझे लगता है ये हाईली अंडर वैल्यूड है, यहाँ पे निवेश करना चाहिए। साल भर में हमारा अनुमान इसमें 210-215 के टारगेट्स के हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, यहाँ पे 4 ट्रेड्स हैं, मैं इसकी व्याख्या एक बार फिर से कर दूँ, लेकिन मीनवाइल आप निफ्टी को लेके आइए। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी करीब 22,948 और लोअर ट्रेजेक्टरी से स्ट्रॉन्ग पुल बैक। और आप एक बात देखिएगा, इस पुल बैक में अहम भूमिका किसने निभाई नजर आएगा, नो डाउट अबाउट दैट कि निफ्टी बैंक ने निभाई, क्योंकि निफ्टी बैंक लोअर ट्रेजेक्टरी से मेरे ख्याल से अब तक करीब एक हिसाब से अगर आप देखें तो 700 450 पॉइंट पुल बैक लिया। बट लुक एट निफ्टी आईटी का जो पुल बैक है वो लोअर ट्रेजेक्टरी से बहुत शानदार है और 40,980 से करीब 41,300, तो यानी 325 पॉइंट का पुल बैक। एंड थैंक्स टू दैट आई थिंक 2 इंडाइसेस पुल बैक, निफ्टी अब करीब 22,944। तो हम एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पे शायद 22,800 को डिफेंड करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसका मानस वीकली चार्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं एक बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार निफ्टी लेके आइएगा वीकली चार्ट्स पे, एटलीस्ट मानस हम लास्ट टू लास्ट वीक के लो को सिक्योर करके ले जाएंगे। कुछ आई थिंक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है आपको इसका वीकली चार्ट्स पे, तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी। नहीं, देखिए वीकली चार्ट पे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं वीकली चार्ट पे, उसको देख के लग रहा है कि जो 22,800 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है, शायद अगले हफ्ते वो ब्रेक करके 22,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। तो अभी भी करंट लेवल से भी 22,000 करीब 1,000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। आई थिंक अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, 23,300 350 के ऊपर ना निकले, तब तक मेरे ख्याल से ये सेल ऑन रैलीज का ही मार्केट बना रहेगा। ठीक, याद रखिएगा इस बात पे जो मैंने मानस से पूछी, इस हफ्ते का हाई 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लास्ट वीक मोर और लेस वही, उससे पिछले हफ्ते का वही, उससे पिछले हफ्ते का वही और उससे पिछले का हफ्ते भी वही। और जब मानस बात कह रहे हैं ना कि 22,000 क्यों, तो समझ लीजिएगा कि 22,000 पे आपका आता है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप रीगेन नहीं कर पा रहे हैं 50 वेमा को, तो खुला हुआ है 100 वेमा। 4 ट्रेड्स आए थे, शुरुआत हमने की थी सस्ता ऑप्शन से, और पहला ट्रेड था सोनी पटनायक जी की मैरिको की कॉल 620 की, उन्होंने बाय की रिकमेंडेशन दी एट द रेट 22। मैरिको की 650 की थी। ओके, HDFC बैंक फ्यूचर्स आपको यहाँ पे बाय करना है, रचना जी का ट्रेड 1740 का लक्ष्य यहाँ पर। और तीसरा ट्रेड था मानस जायसवाल जी का, आज का 4 का चमत्कार, उन्होंने पिक किया BL फ्यूचर्स सेल टारगेट 240 का, और उसके बाद राजेश अग्रवाल जी ने पिक किया पार्क होटल्स शेयर। बिल्कुल सर, और जैसे कि आप बता रहे थे अभी कि शानदार रिकवरी आ रही है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, दोनों में ही। और देखिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो निफ्टी आईटी भी ग्रीन में आ गया है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें अच्छी तेज़ी हमें क्लोजिंग के वक्त देखने को मिल रही है। TCS देखिए डे हाई के आसपास, इन्फोसिस जैसे स्टॉक में तेज़ी। TCS गावस्कर TCS का चार्ट, गावस्कर आए कि नहीं वापस, गावस्कर TCS का चार्ट देखिए,
और जिस तरीके से निफ्टी आईटी में अभी ग्रीन पे कारोबार कर रहा है, इसमें भी डे हाई के तरफ ही जाता हुआ, कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? देखिए बेसिकली स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन अगर किसी को लेना है ट्रेड तो 3:30 तक ले सकते हैं। टाइम कितना बचा है? करीब आधा घंटा बचा है, तब लेना तो लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, क्योंकि एक स्टॉप लगाना, अब ट्रेड कर रहा है 3939 और स्टॉप लगेगा मेरे ख्याल से 3920 का। अपसाइड पॉसिबल करीब 3950, ज्यादा नहीं। तो आधे घंटे के लिए ट्रेड लेना है ले लीजिए, अदरवाइज छोड़ देना चाहिए। फिलहाल तो उतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, गावस्कर को अवॉइड ही है। पता है वीरू सर, अब नतीजे का जो सीजन है, अर्निंग सीजन खत्म हो रहा है आज, राहत की सांस आप लेंगे या बाजार लेगा? नहीं, राहत की सांस कैसे लेंगे श्रेया? अब तक कुछ कंटेंट तो होता था ना, अब आप देखिए अब क्या करेंगे। देखिए सुबह दिक्कत थी अब तो हम यतिन को ढूंढेंगे। बुला लिया, दीपक नाइट्राइट पे बातचीत हो गई। अब क्या होता है ना श्रेया, जैसे मैं फॉर इंस्टेंस आपको बताऊँ, मैं जब शाम को टीम बैठता हूँ खरीद बनाने के लिए, अब आप किसी स्टॉक ऊपर से 30% डाउन है, उसका RSI है करीब 18 की ट्रेजेक्ट्री में, अब हम उसको बाय दे नहीं सकते। डाउ फ्यूचर्स नीचे होता है, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे होता है, डिफिकल्ट है इवन फॉर द शॉर्ट ट्रेड ना, डिफिकल्ट है ट्रेड। बाजार में शॉर्ट ट्रेड भी करना इस वक्त इस ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में काफ़ी डिफिकल्ट है। तो अर्निंग सीजन में कुछ था बात करने को, अब वो भी नहीं रहेगा शायद। अब वो भी नहीं है। वैसे इस राहत में इसलिए बोल रहे थे कि काम थोड़ा कम हो जाएगा, हालांकि जिस तरीके से बाजार का मूड मॉल है, कुछ कम नहीं होने वाला। और इसी के साथ अब नतीजों का, जैसा मैंने कहा, मौसम खत्म हो चला है, बस एक आध नतीजे बचे हैं। तो सोमवार को ABB इंडिया के नतीजे आएंगे, कैसे रह सकते हैं इसके नतीजे, ये बताने के लिए कंचन जुड़ रही है। कंचन बताइए। ABB इंडिया के नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 12% का यहाँ पे इजाफा एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट पैट भी यहाँ पे 36% तक बढ़ता हुआ आ सकता है। EBITDA और मार्जिन्स भी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रेवेन्यू की हमने बात करी कि जो अच्छा खासा इजाफा आया है, उसके पीछे का जो मेजर ड्राइवर है वो है इनका रोबोटिक्स और मोशन, और साथ ही साथ जो इनका इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट है, वहाँ से रेवेन्यू को अच्छी खासी ग्रोथ मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग डिमांड का ट्रैक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस टाइम पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इनके ऑर्डर इनफ्लो की ग्रोथ को अच्छा खासा सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। और जो मार्जिन्स यहाँ पे हमें एक्सपैंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बिकॉज ऑफ बेटर प्रोडक्ट मिक्स, और साथ ही साथ जो सर्विस का शेयर है, ऑपरेटिंग लेवरेज कहीं ना कहीं अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जो मार्जिन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। फोकस आपको कहाँ पे रखना होगा, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। इंक्रीमेंटल इनफ्लो किस तरीके का है फॉर ट्रांसमिशन, रेलवे, डेटा सेंटर, और साथ ही साथ प्राइवेट केपेक्स का जो पूरा का पूरा ऑर्डर इनफ्लो है वो किस तरीके का है। लेकिन ऑर्डर इनफ्लो के साथ साथ ऑर्डर इनफ्लो कितना सस्टेनेबल रह सकता है, इस पे भी आपको खासा फोकस करना होगा। मार्जिन्स की जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसी देखने को मिल सकती है, और एक्सपोर्ट को लेके किस तरीके का आउटलुक है, ये खासा फोकस पॉइंट्स होंगे ABB इंडिया के लिए। बट ओवरऑल नंबर पॉजिटिव साइड में कि ओवरऑल नंबर पॉजिटिव साइड रह सकते हैं। और ये फिलहाल बात हुई ABB इंडिया की। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, नतीजे का जो मौसम है वो खत्म हो चुका है, और अब टाइम क्या है ये जानने का कि इस तिमाही में कौन पास हुआ, कौन फेल। मोतीलाल ओसवाल ने तीसरी तिमाही की पूरी पिक्चर समझाने के लिए एक रिपोर्ट निकाली है, और इस रिपोर्ट की खास बातें बताने के लिए यतिन जुड़ रहे हैं। यतिन बताइए। देखिए, अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें तो जो फरवरी में शुरुआत में मोतीलाल ओसवाल की स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर जो अर्निंग्स अभी तक आ चुकी हैं उसके बारे में एक ब्यौरा दिया गया। अगर हम FY25 की बात करें तो जो ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल के सिक्योरिटीज़ के अंदर जो शेयर्स के कवरेज हैं, यहाँ आपने EPS में 9% की कटौती देखी है, और FY26 की भी अर्निंग्स लगभग 7% से उन्होंने काटी है। तो कहीं ना कहीं Q3 के नतीजे थोड़े बहुत फीके ही रहे हैं। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर सेक्टर्स में आपने एक FY25 के अर्निंग्स एस्टिमेट में एक गिरावट देखी है अप्रैल 24 के मुकाबले। और अगर हम बात करें टेलीकॉम और मेटल्स, ये दो काउंटर्स ऐसे हैं सेक्टोरली जहां आपने थोड़े बहुत EPS अपग्रेड्स देखे हैं। तो इन दोनों सेक्टर्स को छोड़ के शायद दूसरे सेक्टर्स में आपने थोड़ा बहुत पेन पॉइंट देखा है, अर्निंग्स रिवीजन डाउनवर्ड साइड पे देखा है। निफ्टी रिजल्ट्स की बात करें तो जो डाउनग्रेड्स वर्सेस अपग्रेड का रेशियो है वो 4:1 है। यानी अगर आपने 4 निफ्टी के स्टॉक्स के अर्निंग्स डाउनग्रेड किए हैं, यानी अनुमान काटे हैं, उसके सामने सिर्फ एक ही निफ्टी कंपनी के अनुमान आपने बढ़ाए हैं। तो 40 निफ्टी स्टॉक्स में आपने एक शायद रिवीजन डाउनवर्ड साइड होते दिखा है मुकाबले 10 के अपग्रेड्स। अगर हम निफ्टी की बात करें तो EPS उन्होंने 1 से 1.25% के आसपास काटा है 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, और FY26 की जो EPS अनुमान है वो लगभग 1205 रुपए के आसपास है। और 36 निफ्टी कंपनियां जिन्होंने अर्निंग्स रिपोर्ट की हैं, उन्होंने एक मॉडेस्ट 1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है, जो एस्टिमेट था एक 2% ग्रोथ के आसपास। और लगभग 50% निफ्टी कंपनियों ने जिस डेट पे रिपोर्ट आई है उसके मुकाबले जो अनुमान था उसके मुताबिक ही
नंबर्स पेश किए हैं, तो ज़्यादातर निफ्टी कंपनियों ने अनुमान के हिसाब से अर्निंग्स अपनी दिखाई हैं। सेक्टोरल बात करें तो बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे हैं। एनबीएफसी में एसेट क्वालिटी, खास करके जो एमएफआई बिजनेस है, यहाँ आपने दिखा है एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन। आईटी सर्विसेज की बात करें तो क्यूओक्यू बेसिस पे कांस्टेंट करेंसी ऑन एन एवरेज जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 1.8% के आसपास का रहा है। ऑटो में नंबर्स सही हैं, लेकिन FY26 की डिमांड को लेके अभी भी असमंजस बना हुआ है। FY26 में किस तरीके से डिमांड बढ़ेगी, ऑटो कंपनीज कहते हैं इनका थोड़ा बहुत अभी रिव्यू बाकी है, Q4 के अंत में ही गाइडेंस वो दे पाएंगे। हेल्थ केयर स्टैंड आउट सेक्टर, बेहतरीन नतीजे यहाँ देखने को मिले हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से निफ्टी अपने हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास आ गया है, 22.5 के पी पे वो ट्रेड करता है ट्रेलिंग बेसिस पे। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी अपने हिस्टोरिक एवरेज से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहे हैं और ब्रोकरेजेस के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है, और इसीलिए शायद अब एक स्टीप करेक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देख रहे हैं। ऑटो और प्राइवेट बैंक छोड़ के और प्रॉब्ली रिटेल बिजनेस छोड़ के बाकी सभी सेक्टर्स जो हैं अपने हिस्टोरिकल प्रीमियम वैल्यूएशन से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता ब्रोकरेज को सता रही है कि वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं और शायद थोड़ा बहुत यहाँ एक्सपेक्टेशन टोन डाउन होने का है। बिल्कुल। इन्होंने कुछ ये बताया क्या कि अगली तिमाही बेहतर होगी नहीं होगी, ये सिर्फ हिस्ट्री की बात करी अभी? हिस्ट्री की बात करिए और ईपीएस तो काट रही है ना आशीष। तो अपने कमजोर अनुमान पे खरे उतरे, ऐसा कहें अपन लार्ज कैप के नतीजे। यही गड़बड़ है। Q2 सरप्राइज कर गया निगेटिवली, Q3 में हमने अनुमान नीचे रखे थे, उस पे तो खरे उतर गए, लेकिन अनुमान ध्यान रखे नीचे थे। और अब Q4 को लेके अभी भी अनसर्टिनिटी बनी हुई है। ट्रम्प साहब पता नहीं क्या क्या ना कर डालें, तो ये अनसर्टिनिटी बाजार को वैसे ही पसंद नहीं आती। वैसे वीरू अब है नहीं, सूर्यास्त होने से पहले ही अपना रथ लेके भाग लिए हैं। ये हाल है बाजार। मैं तो ये कहने वाली थी सर कि ट्रांजिशन हो रहा है बाजार में, लेकिन कमाई का अड्डा में भी ट्रांजिशन हो गया है। अब वीरू सर की जगह वो आशीष सर पधारे हैं। कल वो पूछ रहे थे सूर्यास्त कब होगा, आज सूर्यास्त से पहले ही रथ लेकर निकल लिए साहब। ये हाल है। और मुझे तो ये चिंता की बात लगती है कि ऐसे मार्केट में लोग वैलेंटाइन डे मनाने के लिए जल्दी छुट्टी कैसे ले रहे हैं ऑफिस से। राजेश सर, ये आपने वैलेंटाइंस डे के हिसाब से कपड़े पहने थे या आपको पता था कि बुल को भड़काने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, 3 चीजें हो गई। एक तो बाजार सुबह खुला एकदम लाल रंग से था, तो मुझे लगा कि चलो वो भी हो जाए। दूसरे आपसे मुलाकात थी वैलेंटाइन की, और तीसरे बुल को तो भड़काना पड़ेगा ना भाई, सबको तो साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, इस बीच मार्केट्स थोड़ा बहुत रिकवरी की कोशिश करते हुए, ऐसा कहना चाहिए, तो अपने 775 के आसपास के लोज से 900 के आसपास के जोन्स पे हैं। ये देखिए, थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश, लेकिन फ्रेजाइल विकेट पे है, कंसर्निंग है। अभी भी इम्पॉर्टेंट है एडवांस डिक्लाइन, बाजार का बैरोमीटर, वो अभी भी मूड बिगाड़ा हुआ है। 1:10 वाला 1:7, 1:8 हुआ होगा, लेकिन उससे कोई ज़्यादा नीडल मूव नहीं करती। इंडेक्स मैनेज हो जाए, लेकिन सेंटिमेंट्स खासे बिगड़े हुए आपकी स्क्रीन पे क्लियरली। बाकी क्या चल रहा है? हाँ, मैं ये क्वेश्चन लेने वाली थी सर। देखिए, जिस तरीके से हम शुरुआत देख रहे थे, हालांकि अभी जिस तरीके से रिकवरी आई बाजार में, आईटी सेक्टर आया है ग्रीन में, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था शुरुआत में, और कंपेयर करेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा कम गिरा है बाकी कंपैरिजन में। और देखिए, ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया से स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और ब्रिटानिया पे एक चार्ट चेक लेना चाहूंगी। सोनी जी हमारे साथ नहीं है शायद, कविता जैन जी आप बताइए, ब्रिटानिया कैसा लग रहा है? ये स्टॉक स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या? जिस तरीके से इसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिनके पास है वो क्या करे, और क्या शायद फ्रेश बाइंग की यहाँ पे सलाह हो सकती है? श्रेया जी, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सारे डिफेंसिव काउंटर्स हैं और बाजार के निचले स्तर से यहाँ पर हम डिफेंसिव मूव देखे हैं। सो ब्रिटानिया एज ऑफ नाउ हायर टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस है काउंटर में। फॉर एन इंट्राडे पुलबैक ये एक अपसाइड मूव लिया है। मुझे लगता है मीनिंगफुल बाइंग इस काउंटर में तभी करनी चाहिए जब ये 4950 को क्रॉस करके थोड़ा सा सस्टेन करे। तो एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 4960 के ऊपर निकलेगा तब इसमें कुछ स्ट्रेंथ देख सकते हैं। फिलहाल के लिए खरीदारी करने का मन नहीं है वैसे। गाबा सर, क्या व्यू बन रहा है भाई? निफ्टी पे लो लेवल से रिकवरी, लेकिन रिकवरी बड़ी फ्रेजाइल सी है, सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर टूटे हुए हैं, क्या लग रहा है? हम, लेकिन हाँ ये है कि 22,800 के ट्रेजेक्टरीज को बार बार होल्ड कर रहे हैं कह लीजिए, या बार बार उसको टेस्ट करने भी जा रहे हैं। एक वो डर रहता है कि बार बार दीवार को
धक्का मारना दीवार को तोड़ने वाली रिस्क रहता है। आप इस समय कैसे रीड कर रहे हो बाजार के समीकरण? देखिए ऐसा है, टेक्निकली देखा जाए तो अब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही वीक है। 2 अटेम्प्ट हुआ है 22,800 को होल्ड करने का। हो सकता है साइडवेज मूव मिले, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जब ये 22,800 तोड़ेगा ना तो एक फॉल आएगा, वाटरफॉल, वो करीब 700-800 पॉइंट की गिरावट ले आ सकता है। तो हो सकता है आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक आए, लेकिन अपमूव जो भी मिलेगा मैं उस अपमूव को डाउट करूंगा। कब डाउट करूंगा, कहां तक? जब तक ये 23,800 पार नहीं करता दिल से, वो भी स्ट्रेंथ से पार करना चाहिए ना, थोड़ा पार नहीं करना चाहिए, तब जाके होगा। उसके लिए एक ट्रिगर चाहिए। मुझे नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में ट्रिगर तो नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर अपमूव मिलता है तो उसको डाउट करना चाहिए, और जब 22,800 तोड़ ले तो 700-800 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट आ सकती है, और बैंक निफ्टी करीब 2,000। तो काफी ज्यादा 700-800 मतलब वही 22,000 के आसपास किस तरह की तैयारी हो रही है? स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है नहीं और बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा है अभी समीकरण बाजार में, और गाबा सर ने आपको लेवल्स बताए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाजार के बड़े ट्रेंड की। बाजार में लगातार 8 दिनों से गिरावट जारी है, जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में। देखिए यहाँ पे बिकवाली सबसे ज़्यादा है। ऐसे में निवेशकों को अब क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे इन्वेस्टसेट पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जी। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। मैं श्रेया बात कर रही हूँ आपसे। जिस तरीके से हम बाजार में देख रहे हैं, लगातार 8वां सत्र है, बिकवाली हावी है और इतने सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स आए, बाजार ने किसी को नहीं अपनाया, चाहे बजट की बात कर लें, हम आरबीआई पॉलिसी की बात कर लें, दिल्ली इलेक्शन की बात करें, और अब क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं आपको? पहले तो बाजार में ये मूड माहौल कैसा लग रहा है, साथ ही आप कैसे चैलेंजेस को देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून श्रेया। हम इस टाइम पे हम वापस हम 100% कैश पे थे पिछले कुछ महीनों से। आपके चैनल पे हमने डिस्कस भी किया था पीछे, बट अब हमें वैल्यूएशंस का कंफर्ट आने लग गया है। तो हम क्या कहें, वी स्टार्टेड निबलिंग इन, हमने माल लेना शुरू करा है मार्केट में, और आई थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट अब मार्केट में कहीं ना कहीं हमें दिखने लग गया है। कैश पे थे, बड़ा गजब। वैसे मुझे याद है आप अनिरुद्ध सितंबर में, शायद अगस्त या अक्टूबर या हाँ उस टाइम की बात है, जब आपने कहा था कि संभल के और सतर्क के रहें बाजार में। उस टाइम पे क्या देखा था? वैल्यूएशन फ्रॉथ, यूफोरिया को लेके कंसर्न्स बन रहे थे आपके जहन में, और इतना बोल्ड कॉल कैसे ले लिया 100% कैश पे बैठने का? आशीष जी, मैं हमेशा शुरू से ये सोचता हूँ, बिकॉज मैं ज्यादातर टाइम खुद एक इन्वेस्टर ही रहा हूँ, फंड मैनेजर बहुत लेट बना हूँ। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ये जरूर देखना मार्केट में पड़ेगा कि जब वैल्यूएशंस का और एक्सूबरेंस का एक मिश्रण होता है, वहां से कमाने के लिए हम क्या बोले, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत अनफेवरेबल हो जाता है आपके लिए। तो और रिस्क बहुत है सर, समझिए आपको 100 रुपए की चीज अगर 35% भी टूटी तो आपको उसको कमाने के लिए 50 से 60, 50-55% की रिकवरी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, हमें ये डिसीजंस लेने चाहिए, और ये डिसीजंस हम हर टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। और इसमें हम ये साथ में बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम बेच देंगे तो उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, बट कहीं ना कहीं जब मार्केट में एक्सूबरेंस और फ्रॉथ का एक कॉम्बिनेशन है, वहां से उस भारी बाजार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स कोई इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स नहीं है, उन्होंने कोई निफ्टी नहीं ले रखी कि जी 10% टूट जाएगी, 15% टूट जाएगी। ज्यादातर लोग मोमेंटम में, ग्रोथ में करते हैं, एंड टिपिकली एट द एंड ऑफ अ बुल रन जहां पैसा बन रहा होता है उधर शिफ्ट हो जाते हैं, और वहां से जो करेक्शन आती है वो बहुत ज्यादा डीप होती है। आपके पिछले 6-8 महीने के पैसे खत्म हो जाते हैं। आप अगर मार्केट का नीचे से शुरू करते हैं तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो ऊपर जाके बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है 1-1.5 साल में जो पैसा बना होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ डिसीजंस, चाहे आप ऑप्शन से प्रोटेक्शन लीजिए, चाहे आप बड़े शेयरों में जाइए, चाहे आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे गोल्ड वगैरह में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करिए, कुछ ना कुछ महंगे बाजारों में मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है शिफ्ट करना। हम थोड़ी ज्यादा बोल्ड कॉल ले लेते हैं जो हम 100% ही चले जाते हैं। बहुत एग्रेसिव कॉल थी। अच्छा, अब तो हम इंडेक्स पे कुछ कूल ऑफ हुए, स्टॉक स्पेसिफिक तो अच्छे खासे कूल ऑफ हुए, तो कुछ वैल्यूएशन कंसर्न शायद रिड्यूस हुई हो, पर उस भी जैसे अभी कुछ देर पहले मेरे सहयोगी यतिन जोड़े थे बता रहे थे ईपीएस यूपीएस डाउनग्रेड्स भी हुए हैं, तो मामला इंडिया इंक का स्लो डाउन का भी हो गया। तो अब इस वक्त किस तरह की वैल्यूएशन की स्थिति है? जो 100% कैश पे आप थे, अनिरुद्ध, कितना कॉन्फिडेंस आया, कितना डिप्लॉय करा इन लेवल्स पे?
सर अप्रोक्सीमेटली 85% डिप्लॉय हो गया, मेजर चंक आज ही लगाया। और दूसरा हमें ये लगता है कि देखिए मार्केट्स, मैंने शुरू से ये देखा है मार्केट्स आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग। जो ये आज ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं किसी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, बहुत अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हैं हमारी मार्केट में, बट कहीं ना कहीं वो आज का प्रेजेंट बताती हैं आपको, वो कल का फ्यूचर नहीं आपको बता पाती। जैसे आप भी पूछ रहे थे, मैं ऑनलाइन ही था जब आपने पूछा आगे क्या, तो आगे क्या का जवाब नहीं मिलेगा आपको जल्दी। मार्केट्स में जब वैल्यूएशन कंफर्ट आता है, आप देखिए कौन सी कंपनीज आपको ऊपर अच्छी लग रही थी, कौन सी कंपनीज में आपको ग्रोथ दिखती है। इंडिया एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और वो अगले 2 साल के लिए किन सेक्टर्स पे फोकस है, चाहे गवर्नमेंट का, चाहे प्राइवेट केपेक्स का, चाहे सेल्फ सस्टेनिंग सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल, आईटी का, किसको कहाँ से रिलेटिव चेंज, रिलेटिव एडवांटेज मिल रही है, उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका रहता है। जी, आपने कहा, आपने एनालिसिस की और बताया कि कैसे आप इन्वेस्ट करते हो, तो अभी फिलहाल कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे आपने बेट लगाए हैं, वो सेक्टर्स बताइए। एक इसका एक और फॉलो अप, जी, आपने 50% कैश डिप्लॉय कर लिया, उसमें आप कह रहे हैं सबसे एग्रेसिव कॉल आज लिया, आज क्यों वो दिन चुना? और श्रेया सही कह रही हैं, फिर डिप्लॉयमेंट किया तो आपका कंफर्टिंग साइड कौन सा था, कौन से सेक्टर्स, और सिर्फ लार्ज कैप पे रिस्ट्रिक्ट करा या कहीं और भी उतरे आप? नहीं सर, कॉम्बिनेशन है हमारा, लार्ज मिड स्मॉल तीनों ले लेते हैं हम। वी आर नॉट बायस्ड एट ऑल, हम बिल्कुल बायस नहीं करते। हम जिन कंपनियों, जो हमें कंपनियां अच्छी लगती हैं, हम उन्हीं पे फोकस करते हैं। हमारा कभी भी ये अप्रोच नहीं रहा कि हम मिड लेंगे, स्मॉल लेंगे या लार्ज लेंगे। वो ऊपर जाके जरूर हम थोड़ा ध्यान रखते हैं कि यहाँ अगर हमारे पास मिड एंड स्मॉल है तो किसी तरह लार्ज में चले जाए, पर अब तो मार्केट में सेल लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको जो कंपनीज अच्छी लगती है, जिनमें आपको ग्रोथ लगती है, वो लेनी चाहिए। और जैसे आप पूछ रहे थे कि आज क्या हुआ, आज एक अच्छी कैपिटुलेशन मार्केट में मिल रही थी। 4% स्मॉल कैप इंडेक्स टूटा हुआ था, 3% मिड कैप इंडेक्स टूटा हुआ था। पोर्टफोलियोज जो लेना चाहते हैं वो कल से 4% नीचे मिल रहे थे। और कहीं ना कहीं कुछ हिस्टोरिक पैटर्न्स, कुछ हिस्टोरिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, हमारा ग्रीड एंड फियर इंडेक्स जो हमने बनाया हुआ है, जब वो हमें इंडिकेटर्स देते हैं तो हम कुछ ना कुछ बाय जरूर करते हैं सर। मैं अनिरुद्ध सर आ रहा हूँ आपके पास वापस। अभी तो आपने कुछ इंटरेस्टिंग पहलू खोल दिए डिस्कशन के, उस पर आएंगे, पर एक बार अनुज के पास चला जाए। जी जी, तो अनुज सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेशन डिफरेंट है, लेकिन सर स्ट्रैटेजी पे बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से देखिए निफ्टी में थोड़ी सही, लेकिन एक रिकवरी आने का संकेत दिया है कल के जैसे, लेकिन सर इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं, साथ ही अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ कि आशीष भी जुड़ गए हैं शो में, तो लग रहा है कि सब पेन झेलने के लिए सब पता नहीं, मैं बता रहा था कि वीरू ने कल वो एक इमेज दिखाई थी आप लोग को, सूर्यास्त कब होगा, आज उसका इंतजार ही नहीं कर रहा, रथ लेके निकल लिए वो भाई। हाँ वो चलिए ठीक है। खैर मैं अब एक्चुअली एक इवेंट में जाना था मुझे, इसके लिए मैं आज लाइव नहीं था। लेकिन देखिए आशीष से मैं एक चीज कहूंगा कि मार्केट में फिर एक बार रिकवरी हुई है लोअर लेवल से, और एक बार फिर आपने इंट्राडे में 22,800 बचा लिया है। लेकिन देखिए ये क्या है ना, जैसे कहते हैं कि डेड कैट बाउंस कह लीजिए, या वो कहते हैं कि बियॉन्ड द पॉइंट मार्केट को जाना है नीचे। लेकिन शॉर्टिंग का भी एक तरीका होता है, मार्केट बीच बीच में वीक शॉर्ट्स को बाहर निकालता रहेगा। जो लोग एकदम मार्केट के ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट करेंगे उनको मार्केट ऐसे पनिश करेगा बीच बीच में। ये पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा। मेरा व्यू ये रहेगा कि आप कोई भी पोजीशन कैरी मत करिए, क्योंकि ये मार्केट आपको बेहतरीन मौके दे रही है इंट्राडे में शॉर्ट करने का। कल भी मार्केट ने मौका दिया जहां खुला वहां शॉर्ट करने का, आज मार्केट ने बेहतरीन मौका दिया जहां खुला वहां शॉर्ट करने का। और ठीक है, कल वापस आइए और उसके बाद देखिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और गैप अप या गैप डाउन जो भी होता है उसके बाद मार्केट इंट्राडे में आपको मौका देगा। आप उसके बाद उसी हिसाब से रहिए। और एक चीज आशीष और श्रेया, मैं बार बार कह रहा हूँ, एडवेंचरस मत होइए इस मार्केट में, खासतौर से फैंसी स्टॉक में। अच्छी क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप में शायद थोड़ा निबलिंग का टाइम आ गया, लेकिन जो फैंसी स्टॉक्स हैं उनमें अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा केयरफुल रहिए। फैंसी स्टॉक्स में भी फिलहाल केयरफुल और कॉशियस रहने की सलाह है। बहुत शुक्रिया सर, आप बिजी होके भी आप इस हमारे लिए वक्त निकाला आपने और स्ट्रैटेजी बताई। आप अनिरुद्ध सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत भी कर रहे थे और वो बता रहे थे कि कैसे वो बायस नहीं है और लार्ज स्मॉल मिड कैप सभी में अपने पैसे को डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन सर नहीं किस तरफ है ज़्यादा आपका? एक्सपोजर लार्ज कैप की तरफ रख रहे हैं? सेक्टोरल बायस है क्या? हाँ एग्जैक्टली नहीं सर, कोई सेक्टोरल बायस नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया सर, हमारी थ्योरी सारी रिलेटिव चेंज पे रेस्ट करती है कि हमें कहाँ पे अगले 2 साल के लिए ग्रीन शूट्स दिखते हैं।
जहां अपॉर्चुनिटी हमें अगले 2 साल के लिए दिखती है वो ही लेते हैं। और अभी तो हमारा वैल्यू फेज भी एक्टिवेट हो गया है। तो वैल्यू फेज में हम क्या करते हैं कि जो लार्ज कैप्स अपनी जो आज की डेट में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए बेस्ड ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ अर्निंग्स ऑफ द नेक्स्ट 3 इयर्स, जो मिलते हैं उससे नीचे मिलने लग जाते हैं, उसके आसपास मिलने लग जाते हैं, उनको लेते हैं। सेकंड हम लेते हैं ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया जहां पे हमें ग्रोथ दिखती है। तो ये 2 कॉम्बिनेशंस हम इस टाइम पे खरीद रहे हैं मार्केट में। तो इसमें अगर वैल्यू में बोले तो लार्ज कैप आ जाते हैं, और आप कह सकते हैं कि अराउंड 35 नहीं अराउंड 40-45% हमारा लार्ज कैप पोर्टफोलियो होगा, अराउंड 30 हमारा मिड कैप होगा और 20 हमारा स्मॉल कैप होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू से अनिरुद्ध जी बोलना चाहते हैं जो सही मूल्यांकन है, जो सही लगता है मूल्यांकन, उसके नीचे कई सारे स्टॉक्स और ऐसा लगता है लार्ज कैप्स आ गए तो बढ़िया कंफर्टिंग लेवल्स हैं, इसीलिए खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा रहे हैं। अच्छा, जब बाजार गिरता है ना तो कंसर्न होती है क्लाइंट्स की नर्व सूद करना, खासतौर पे पीएमएस वालों को। तो आई एम श्योर आप भी मिलने जा रहे होगे सबसे, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है अनिरुद्ध जी? क्या समझा रहे हो उनको? कॉन्फिडेंस लौट रहा है, कॉन्फिडेंस बना हुआ है उनका, और जब मिलने जा रहे हो तो एक्स्ट्रा पैसा दे के बोल रहे हैं कि अनिरुद्ध और लगा दो यार, जो होगा देखा जाएगा। पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है, मूड कैसा है? हमने आज ही लेटर लिखा है अपने सारे क्लाइंट्स को कि ये एक टाइम है। देखिए सर, मार्केट मेरे हिसाब से आशीष जी आपको 2 चीजों के लिए, इक्विटी मार्केट हमें डेट से ज्यादा रिटर्न क्यों देता है? पहले तो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स पे, अच्छी कंपनीज पे एक फ्यूचर के लिए बेट लेते हैं जो कि अनसर्टेन है। और दूसरी चीज ये कि हम मार्केट में पैसा तब लगाते हैं जब मार्केट में फियर बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक ये एक अच्छा ये एक टाइम है जहां पे दोनों कंडीशंस मीट होती हैं, तो क्यों ना मार्केट में पैसा लगाया जाए। हमारे इन्वेस्टर्स को हमने लेटर्स लिखे और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। इन्वेस्टर हमारे केस में थोड़ा बायस इसलिए भी बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर्स ने डाउनफॉल नहीं देखा इस वाले फॉल में, बट समवेयर हम तो उनको ये भी समझाते हैं कि आपके और भी म्यूचुअल फंड्स हों या पीएमएस हो, अगर किसी के मन में डर है तो ये डरने का टाइम नहीं है। क्योंकि आप देखिए कोविड में 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, नेक्स्ट डे से मार्केट एक्सट्रीम फियर हुआ साइकोलॉजिकली, एंड देन नेक्स्ट डे से मार्केट चला। उसके बाद सेम रशिया यूक्रेन वॉर में बोले तो उसके बाद हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। तो कहीं ना कहीं अगर हम फियर से क्या होता है ना, हम ऊपर ग्रीड को सकम कर देते हैं और नीचे फियर को सकम कर देते हैं। तो ये चीज एज फंड मैनेजर्स हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्लाइंट्स को समझाएं कि हमें इसका विपरीत करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी तरफ से आखिरी सवाल, ये आजकल क्या हो रहा है? अब तो ठंडे पड़ गए, तमाम कंसर्न्स थे, उसके बाद हमने काफ़ी सारी पॉजिटिव्स देखे, चाहे वो ग्लोबल फ्रंट पे टैरिफ टलना एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, और रेसिप्रोकल टैरिफ्स। हमारा बजट बुरा नहीं था, आरबीआई ने लिक्विडिटी की अगर किल्लत थी सिस्टम में तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करा, दरों में कटौती दी, श्रेय ने भी मेंशन करा था दिल्ली इलेक्शन, सब तो हुआ जो बाजार चाहता था वैसे ही हुआ। तो आजकल अब क्यों उठते हैं रोज सुबह और फिर धुल जाते हैं हम लोग, हमारे पीयर सब ठीक ठाक चलते हैं? देखिए सर, एक बड़ी पुरानी सेइंग है आशीष जी, अ बुल रन इट फीड्स ऑन बैड न्यूज एंड अ बियर रन इट फीड्स ऑन गुड न्यूज। तो ये जितनी भी गुड न्यूज मार्केट में लाएंगे, मार्केट को उतना ही तोड़ने का मौका मिलता है, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई भी बीच में थोड़ा बुलिश होता है, उसको मार्केट का करेक्ट करके पोजीशंस कटवा के आगे बढ़ जाती है। तो ये तो बियर रन का एक, या बुल मार्केट करेक्शन का एक बहुत पुराना वे ऑफ ऑपरेशन है। तो मुझे ये लगता है कि उल्टा देखना चाहिए, यहाँ पे आपको बैड न्यूज का वेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं जब आपको लगे कि बैड न्यूज बहुत अच्छी आ रही है, मार्केट से डर लग रहा है, मार्केट में कुछ ऐसा हुआ, मतलब ये मेरा सोच है कि मार्केट में कुछ बैड न्यूज आएगा, मार्केट वहां पे बॉटम बनाएगा। जी, मेरी तरफ से भी एक आखिरी सवाल, और हमारे एक कलीग अभी बता रही थी कि म्यूचुअल फंड में कहाँ पे ज़्यादा फंड मैनेजर निवेश कर रहे हैं, और उसमें जोमेटो का भी नाम आया। और जिस तरीके से हम क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर बात भी करते रहते हैं, स्विगी, जोमेटो, आप क्या पिक कर रहे हैं? साथ ही स्पेस आपको कैसा लग रहा है? जी, हम देखिए बेसिकली हमारा एक्सपोजर, अगर मैं थोड़ा ज्यादा बोलूं तो फार्मास्यूटिकल्स में है, कहीं ना कहीं हम कंजम्पशन में भी हैं, हमें रिटेल अच्छी लगती है, कुछ कंपनीज रिटेल में बहुत अच्छी कर रही हैं। जोमेटो की अगर हम बात करें तो ये कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि इस कंपटीशन को संभाला जाए, बिकॉज ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव सेक्टर हो गया है सबके लिए। एंड
और हम सेक्टर्स बोले तो कहीं ना कहीं कुछ रियल एस्टेट कंपनीज में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। ओवरऑल मार्केट में हर जगह ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस टाइम पे देखिए, आपको जो स्टॉक्स ऊपर अच्छे लगते थे, एक बड़ा सिंपल फंड है, जो स्टॉक्स आपको ऊपर अच्छे लगते थे, जैसे अनुज जी अभी बोल रहे थे, उसमें से जो क्वालिटी माल है वो वाला सारा का सारा स्टॉक्स आपको अब यहाँ कहीं ना कहीं निबल इन करना शुरू जरूर करना चाहिए हमारे हिसाब से। चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए अनुज जी, अच्छा लगा आपसे Thank you, बात sir. करके। पैसा डिप्लॉय करने लगे हैं बाजार के बड़े लोग, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स कई सारे ऐसे हैं जिनके मूल्यांकन अब आकर्षक हो चुके हैं। अब यहाँ से भी 5-7% गिरने वाले होंगे तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बॉटम पकड़ना मुश्किल है, पर आप भी धीरे धीरे अच्छी क्वालिटी के बढ़िया स्टॉक्स में पैसा डिप्लॉय करना शुरू कर सकते हैं। राजेश सर, है स्क्रीन पे लैक ऑफ पार्टिसिपेशन दिखता है, दिन के दौरान मार्जिन कॉल ट्रिगर्स हो रहे हैं। वो अंग्रेजी में एक वर्ड यूज करते थे अपन, बहुत गिरावट आती थी, कैपिटुलेशन, मतलब अब तो कोई खड़ा ही नहीं है, वो मामला वहां पहुंच गया है। आमतौर पे कहते हैं ऐसे फेजेस जब आते हैं तो होपफुली लास्ट फेज होता है, ऐसा मानो क्या कि अब यहां से डाउन साइड ज्यादा नहीं है, गिरे तो गिरे लेकिन अब एक्यूमुलेट करने का समय आ गया है। आप लोग होम कैपिटल इस अप्रोच के साथ उतरे हो क्या? नमस्कार आशीष जी, और आपने सही कहा कि एक्यूमुलेट करने का समय आ गया है। ये कहना मुहाल है कि और गिरे कि नहीं गिरे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि 10 ईयर ट्रेजरी जो यूएस की है या अपने रुपए की गिरावट है, उन दोनों को मिला के अगर 4.5 के आसपास 10 ईयर की यील्ड और 3.5 के आसपास की रुपए की गिरावट को मिला लिया जाए तो 8-8.5% की कमाई एफआई को ऐसे ही हो रही है। तो एफआई की तरफ से लगातार बिकवाली उस कारण से चल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्फ्लेशन जो कि एक दानव की तरह खड़ा था वो पीछे छूट चुका है, नतीजे ठीक ठाक आए हैं। आरबीआई ने भी पहला कदम उठा ही लिया है रेट कट का, बजट से भी कोई बहुत ज्यादा निराशा नहीं हुई। तो जो बेसिस है फंडामेंटली वो स्ट्रांग होता जा रहा है। बस अब दरकार है कि आपको थोड़ा सा नजरिया अपना लंबा रखना पड़ेगा। रोजमर्रा की ये जो उथल पुथल हो रही है उसे थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। फंडामेंटल्स जहां साउंड है, जो कल आप स्टॉक को 100 रुपए में खरीदने को तैयार थे और आज वो 70 रुपए में 75 रुपए में मिल रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि अच्छी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन वही है कि यहाँ लोग सुबह से शाम तक को लॉन्ग टर्म समझने लगे हैं, तो वो थोड़ी सी अपनी डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक काम करूं, आज के बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड जो है वो ले ली जाए ताकि सौदा पंच करने का टाइम तो मिल जाए सबको। मानस, आप शुरू करो, कौन सा ट्रेड लेके जाना है, क्या पसंद आ रहा है सर मंडे के हिसाब से? देखिए, बेचने के लिए पसंद आ रहा है, सोना कॉम्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप देखिए तो स्टॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 495 था उसको ब्रेक किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो सोना कॉम्स के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, 501 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 470 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, सोना कॉम्स में बिकवाली की राय। सोनी जी, आप बताइए क्या पिक कर रही हैं कल के लिए, मंडे के लिए, बीटीएसटी एसटीबीटी? श्रेया जी, यहाँ पे मेरा एसटीबीटी रिकमेंडेशन रहेगा। एंजल वन में सेल करने की यहाँ पे रिकमेंडेशन है। मुझे लगता है कि चार्ट्स में काफी वीक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और मल्टीपल सपोर्ट को ब्रेक करने की तैयारी में है। स्टॉक कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 2000 पोजिशनली भी एक बार टेस्ट कर सकता है। चाहे तो फ्यूचर्स में करंट लेवल पे सेल कर सकते हैं 2240 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट रहेगा 2120, उसके नीचे सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 2050 भी एक बार नजर आ सकता है। और साइमल्टेनियसली चाहे तो 2200 की पुट ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 86 पे यहाँ चल रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा 60 का और टारगेट रहेगा 140। ये भाई जेम फाइनेंशियल वाले एंजल वन को बेच रहे हैं, बिकवाली करने के मौके ढूंढिए, इस काउंट करिए। ये तो वैलेंटाइन डे वाला सौत को मार। रचना जी, आज का बढ़िया ट्रेड कौन सा? जी, मेरी तरफ से शॉर्ट रहेगा कल्याण ज्वेलर्स के फ्यूचर्स में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 490 एंड टारगेट ऑफ 470 एंड 60। सारी सेल साइड की ट्रेड अभी तक। गाबा जी, आप बताइए कुछ डिफरेंट? नहीं, मैं भी सैली करूंगा। स्टॉक का नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। यहाँ पर ब्रेकडाउन ट्रेड कर रहा है 437 पर। स्टॉप मेरे ख्याल से लगाना चाहिए 443 पर, करीब 6 रुपए का छोड़ देना चाहिए नीचे। पॉसिबल है कि 430 425 देखने को मिल सकते हैं।
तो यस JSW एनर्जी। मूड बिगड़ा हुआ है, सारे सेल आइडियाज हैं। कविता जी के पास चला जाए। कविता जी, कौन सा ट्रेड? सो आशीष जी, मैं जो ट्रेड लेके बैठी थी वो रचना जी ने अभी शॉर्ट दे दिया और मैं अब इन लेवल्स पर कोई भी ट्रेड नहीं देना चाह रही हूँ। मुझे लग रहा है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में शायद बेहतर हमें जोन मिलेंगे शॉर्ट के लिए। और अच्छा, ऐसे नहीं छोड़ रहा। नहीं, ये तो चीटिंग। अच्छा, अगर कल्याण ज्वेलर अगर आप लेते तो आपके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होते? ओके, तो कल्याण ज्वेलर्स अभी एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है और मुझे लग रहा है यहाँ से 30-40 रुपीस का एक डाउनसाइड ओपन होता हुआ दिख रहा है। 440-420 के जोन की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। अंटिल काउंटर 505 के ऊपर नहीं निकल रहा है तब तक यहाँ सेलिंग प्रेशर रहेगा काउंटर पर। लीजिए भाई, सब सेल है, लेकिन एक रिस्पाइट मिलने वाला है आपको। राजेश जी को कुछ ना कुछ मजबूरन खरीदना पड़ेगा। राजेश जी, अगर मजबूरी में कुछ खरीदना है तो क्या खरीदोगे? वैसे आप कह रहे हो डिप्लॉय कर रहे हो पैसा, सबसे पसंद क्या आ रहा है? कहाँ पे कन्विक्शन ज्यादा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ICICI बैंक दिया था, पार्क होटल्स दिया था, खरीदारी की सलाह दी थी, हुंडई में खरीदारी की सलाह दी है आज ही के शो में। और भी जोड़ना हो तो मैं समझता हूँ कि आप IRCTC पे ध्यान दे सकते हैं, जो कि अगर आप देखो तो उनके 4 डिवीजन बहुत अच्छे चल रहे हैं। फिर वो रेल नीर के हो, टिकटिंग के हो, टूरिज्म के हो, सारे ही बहुत अच्छे, केटरिंग के हो, बहुत अच्छे चल रहे हैं। वैल्यूएशन बहुत शानदार हो गए हैं, डेट फ्री कंपनी है। जो भी नए वंदे भारत वगैरह ट्रेनें लॉन्च होंगी उनका इनको फायदा पहुंचने वाला है। फुल कोच बुकिंग कर रहे हैं, जोमेटो के साथ टाई अप हुआ है और इन वैल्यूएशन पे मुझे लगता है कि डाउनसाइड बहुत लिमिटेड रह गया है। बाजार के कारणों से गिर जाए तो अलग बात है, बट अगर कोई 6 से 8 महीने का नजरिया रखता है तो यहाँ से 15 से 20% की अपसाइड बिल्कुल बनती है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। एक मिड कैप का स्टॉक है रेडिंगटन इंडिया, जो कि नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, कंपनी के जो प्लान्स वगैरह हैं उन्हें सब देखते हुए यहाँ पे हमारा 270-275 का टारगेट है, यहाँ खरीदारी की जा सकती है। सिटी ये फिलहाल पसंद आ रहा है राजेश जी को। और डीलिंग रूम से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? यतिन बताएंगे। यतिन बताइए, डीलिंग रूम से क्या संकेत? तो मैंने भी बहुत सारे डीलर्स को पूछा, क्योंकि वो भी थोड़ी बिकवाली की सलाह दे रहे थे, तो मजबूरन क्या खरीदोगे? तो उन्होंने कहा कि एक लाल फूल खरीदेंगे, हमारे घर के बाहर जो बुल लगा हुआ है उसके लिए, तो उसको चढ़ाएंगे आज। फूल चढ़ाएंगे बुल को, तो गुलाब का फूल खरीदेंगे। लेकिन इसके अलावा तो वो भी बहुत महंगा आता है। तो देखिए, 2 स्टॉक जो आज डीलर्स फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 22,800 जो है निफ्टी पे एक ऐसा सपोर्ट जोन है जो बाजार ने 1-2 बार एक्सेप्ट किया है। तो डीलर्स के हिसाब से अगर रिस्क लेना है तो मंडे के लिए 2 स्टॉक सुझा रहे हैं वो। सबसे पहले ICICI बैंक, यहाँ BTST के वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं। पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं 1280 तक के टारगेट्स के लिए, और शायद वो टारगेट मीट हो जाए तो 1300 के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और हिंडाल्को, ये भी एक दूसरा स्टॉक है। अर्निंग्स के लिहाज से उनको लगता है कि चीज़ें बॉटम हो रही हैं। मैनेजमेंट ने भी कहा कि नोवेलिस के नंबर्स और मार्जिन जो है यहाँ से सुधरते हुए नज़र पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद स्ट्रीट को ये है कि जो पोस्ट मार्केट कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाला है वहाँ मैनेजमेंट एक पॉजिटिव बायस लेके चलेगा, तो यहाँ भी खरीदारी की वो सलाह दे रहे हैं। तो दोनों ही हिंडाल्को और ICICI बैंक लार्ज कैप्स में से उनको लगता है कि स्टॉक मंडे को थोड़े बहुत चल सकते हैं। ICICI बैंक और हिंडाल्को में स्ट्रेंथ फिलहाल नजर आ रही है और नंबर्स भी ठीक थे। मानस जी, हिंडाल्को पसंद है क्या आपको ये स्टॉक? तो देखिए, हिंडाल्को की जहां तक बात है, ये बिल्कुल सही है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है और वहां से आज अभी पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर भी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी मैं खरीदारी तभी करूंगा जब स्टॉक अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि 620 रुपए है, उसको ब्रेक कर देगा। बट अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 594 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये रणनीति हिंडाल्को पे आप अपना के चलिए। अब चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। देखिए, अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मिताली। बताइए मिताली, कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जो कल अगले हफ्ते इनफैक्ट बाजार को पुश कर सकते हैं? किस पे नजर रहेगी? सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा 21 फरवरी को RBI की MPC मीटिंग्स के मिनट्स पे, लेकिन उससे पहले 16 फरवरी को जापान के इकोनॉमिक आंकड़े आने वाले हैं, जहाँ उनकी GDP के बारे में हमें पता पड़ेगा। साथ ही 17 फरवरी को जो US मार्केट्स है वो भी बंद रहेंगे, प्रेसिडेंट डे है उनके वहाँ, तो उसके चलते बाजार बंद रहने की उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। साथ ही ABB का जो FNO का लास्ट स्टॉक रहेगा उसके इस क्वार्टर के रिजल्ट हमें मंडे को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फास्टैग यूजर्स के लिए एक नया इम्प्लीमेंट किया गया है रूल,
जो कि ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करेगा और फ्रॉड्स भी प्रिवेंट करेगा, वो भी इफेक्टिवली 17 फरवरी से चालू होगा। इसके अलावा कुछ अहम इंटरिम डिविडेंड्स की रिकॉर्ड डेट्स भी इस हफ्ते आने वाली है। 18 फरवरी को HAL, जहाँ 25 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया, उसकी रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी को है। साथ ही जिलेट इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है, 65 रुपये का डिविडेंड ऐलान किया है, रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी ही है। 20 फरवरी को 2 स्टॉक्स की रिकॉर्ड डेट है, PNG हाइजीन हेल्थ केयर 110 रुपये के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट यहाँ पे, और IRCTC का 3 रुपये का डिविडेंड है, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 20 फरवरी। 21 फरवरी को S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही RBI की MPC मीटिंग के मिनट्स भी। और इस महीने हमें तीसरे हफ्ते मोस्टली जो एक्सपोर्ट डेटा होता है वो भी गवर्नमेंट जारी करता है, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। ओके, ये है इंटरेस्टिंग से ट्रिगर। 17 फरवरी यानी कि मंडे को US के बाजार बंद है भाई, वो जा रहे हैं एक एक्सटेंडेड वीकेंड पे। आज कामकाज करेंगे, उसके बाद वो मंडे को बंद होंगे। ठीक है, ये सब ग्लोब के संकेत हैं। मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ूं उससे पहले राजेश सर आए हुए हैं और फिर वीरू की आत्मा फड़फड़ाएगी अगर मैं आपसे बातचीत ना करूं इस वीकेंड के लिए क्या क्या तैयारी करनी। मेरे लिए तो 2 ही थी राजेश सर, वो एक तो छावा जो थिएटरिकल रिलीज है और दूसरा मेरे ख्याल से OTT प्लेटफॉर्म्स पे वो धूमधाम। बाकी सब कुछ छोड़ देता हूँ मैं। आई एम श्योर आपने भी रिव्यूज़ पढ़ लिए होंगे, मैंने पढ़ रहा था सुबह रिव्यूज़। छावा में बस तारीफ है उनके किरदार की, विकी कौशल के परफॉर्मेंस की, बाकी ठीक है, रिव्यूज़ मिले जुले से हैं, क्या करना है। और वो OTT वाली जो रिलीज हुई है ना, उसके तो रिव्यू बहुत ही थके हैं, पर उसमें ये लिबर्टी है कि खर्चा नहीं करना, घर बैठे देखना है तो निपटा सकते हैं। आप क्या करने वाले हो? देखिए आशीष, जैसे हमारी कल भी बात हुई थी ना कि छावा की अगर बात की जाए ना, हाँ। तो आज की डेट में मैंने इस हफ्ते के लिए जो भी रिलीजेस हैं, तो छावा में एक डायलॉग है कि हाथी घोड़े तोप तलवार पालकी फौज तो तेरी भारी है, जंजीरों में जकड़ा राजा आज भी सब पे भारी है। तो वही हफ्ते पे होता है। ये उसमें क्या कहते हैं उसे, प्रोमो में क्या कहते हैं उसे, प्रोमो को, फिल्म के प्रोमो को सर, ट्रेलर में था क्या ये डायलॉग? आपने कैसे सुन लिया? सर ये सब अंदर की बात है। तो ये डायलॉग है पिक्चर में। तो वही बात है कि जो भी OTT की रिलीज हो रही है या इस हफ्ते या थिएटर पे है, सब पे छावा ही भारी है। ये जुदा बात है कि रिव्यूज उतने किरदार को छोड़ के और कोई चीज की खास है नहीं। एंडिंग के थोड़ी सी 10-15 मिनट की रिव्यूज बहुत पॉजिटिव आए हैं, लोग तो जाएंगे ही, कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जैसा आपने कहा कि धूमधाम से भी ठीक ठाक उम्मीद है। यामी गौतम, प्रतीक गांधी, एजाज खान की पिक्चर है, थोड़ी रोम-कॉम कॉमेडी टाइप की है। एक बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी है, वो भी इस हफ्ते रिलीज हो रही है, जो शेखर कपूर की बेटी और अमरीश पुरी साहब के पोते की उसमें जोड़ी लॉन्च की जा रही है। तो ऐसी कई छोटी मोटी पिक्चरें हैं, लेकिन छावा सब पे भारी है। मैंने पता है वो अभी हाल की OTT रिलीज थी, मेहता एंड सन्स या मेहता एंड बॉयज कुछ था ना, मेहता एंड सन्स बहुत मैंने देखी, आज मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बोमन ईरानी की मेहता बॉयज बहुत अच्छी लगी मुझे, बोमन ईरानी की। देखिए आपने क्या? आप स्टोरी टेलर देखो और ब्लैक वॉरेंट देखो, वो दोनों स्टोरी टेलर आज ही सुबह किसी ने बोला कि देखने लायक है। ब्लैक वॉरेंट इज इंडीड गुड सर। ब्लैक वॉरेंट, और चलो इस वीकेंड की तैयारी हो गई। स्टोरी टेलर और ब्लैक वॉरेंट, स्टोरी टेलर इज टू गुड। डन है। राजेश जी, आपने बोला था मिसेस देखने को, मैंने देखी। मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, लेकिन वो सर मूवी बहुत ही ड्रैग, तो क्लाइमेक्स को अच्छा हो सकता था। हाँ, ड्रैग बहुत कर रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट और मैसेज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ी और क्लाइमेक्स में बेटर हो सकती थी वो मूवी। उसकी वो जो ओरिजिनल साउथ की मूवी है ना, द ग्रेट इंडियन किचन, वो देखेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगी। ये रीमेक्स जब आती है तो ड्रैग हो ही जाती है। मैंने कहा एक से ज्यादा देख नहीं पाऊंगा, लिख 3 लिए मैंने। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैन अपडेट है कुछ क्या? जी सर, बैन अपडेट है और दीपक नाइट्रेट बैन में जा सकता है। दीपक नाइट्राइट में 101% पोजीशन बन रही है। वही मन्नपुरम फाइनेंस बैन से बाहर आ सकता है और मन्नपुरम में 81% पोजीशन बन रही है। तो ये फिलहाल बैन अपडेट। इस पे एक चार्ट चेक हमने मन्नपुरम पे लिया था, दीपक नाइट्रेट पे ले लेते हैं। और कविता जी, दीपक नाइट्रेट पे क्या राय बन रही है? सिंस बैन में जाने वाला है, मुझे लगता है अभी सच इसको अवॉइड करना चाहिए। सेलिंग प्रेशर है काउंटर पर और कैश में आप इसे शॉर्ट कर नहीं सकते हैं, तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ इट इज अवॉइड।
ओके चलिए वायदा के कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स बता देता हूं। आईसीआईसीआई बैंक कमजोर बाजार में स्टॉक दिखा दीजिएगा क्विकली, बेहतर करता हुआ दिख रहा है कि कुछ हद तक इनफैक्ट इसमें लॉन्ग्स खड़े हुए थे। ब्रिटानिया आप जो कह रही थी, ब्रिटानिया, कोलगेट, पामोलिव, ये सब वायदा में कुछ हद तक लॉन्ग्स बिल्डअप हुए। आज एक तो सिलेक्टिवली एफएमसीजी, वीरू आज सुबह मेंशन भी कर रहे थे और कल भी ऐसे ही हुआ था, सिलेक्टिवली एफएमसीजी में, सिलेक्टिवली आईटी में कुछ लॉन्ग्स बिल्डअप होते हुए नजर आए। एग्रेसिव शॉट्स उसमें तो खैर कहना ही नहीं है, दीपक नाइट्राइट तो जा ही रहा है बैन में, उसमें एग्रेसिव शॉट्स थे। फार्मास्यूटिकल्स में थे, ग्लेनमार्क वगैरह में एग्रेसिव शॉट्स बिल्डअप होते हुए आज की ट्रेडिंग सेशन में नजर आए। लेकिन सेशन की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और पेनफुल सेशन, पेनफुल हफ्ता, बैक टू बैक 8वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन जब भारतीय बाजार दबाव में बंद हो रहे हैं। श्रेया के पास बड़ी वॉल पे चला जाए, श्रेया बताइए जरा कहानी। बिल्कुल सर, इंडीड पेनफुल सेशन रहा। ये लगातार 8वां सत्र था जब बाजार में बिकवाली देखने को मिली और 2019 के बाद ये पहली बार हुआ है जब लगातार 8वें दिन बाजार गिरकर बंद हो रहा है। और अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए निफ्टी आधा फीसदी गिरकर 22,906 के लेवल पर क्लोज होता हुआ। इनफैक्ट आप ध्यान दीजिए, कल के सत्र में जैसे रिकवरी देखने को मिली थी, यहाँ पे भी आज के सत्र में भी इसमें थोड़ी रिकवरी देखी गई। लो से बहुत सुधर कर बंद हो रहा है 22,900 के लेवल पर। निफ्टी बैंक देखिए यहाँ पे 0.25% की गिरावट और यहाँ पे भी रिकवरी देखने को मिली। टुवर्ड्स डेट 49,058 के लेवल पर ये क्लोज होता हुआ। स्मॉल कैप देखिए 15,371 के लेवल पर क्लोज होता हुआ। यहाँ पे ज़्यादा पेन 4% का डेंट पड़ा है। देखिए सेक्टर स्पेसिफिक क्या रहे, तो यहाँ पे एक भी सेक्टर फिलहाल आपको हर निशान में नहीं दिखेंगे। आईटी हालांकि हर निशान पर आया था और कारोबार कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग लाल निशान पर हो रही है। सबसे ज़्यादा डेंट देखिए कैपिटल गुड इंडेक्स, ऑयल एंड गैस, रियल्टी 2.5% टूटकर। इनफैक्ट निफ्टी फार्मा देखिए 0.3% के से ज़्यादा टूटकर बंद हुआ है। इनफैक्ट मेटल 2% से ज़्यादा गिरा और पीएसयू बैंक में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट। और एक बार हीट मैप देखते हैं अब निफ्टी का कौन से स्टॉक्स में कैसे परफॉर्मेंस रही है। देखिए अडानी पोर्ट में सबसे ज़्यादा डेंट, इनफैक्ट अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा डेंट था। अडानी पोर्ट 0.5% करेक्ट होकर क्लोज हुआ और इसके अलावा बीईएल, अडानी एंटरप्राइजेस, ट्रेंट जैसे स्टॉक्स में ज़्यादा बिकवाली हावी हुई। कुछ स्टॉक्स जो ग्रीन में बंद हुए हैं गिरते बाजार में, देखिए आईसीआईसीआई बैंक, इसमें अच्छी तेज़ी आज के सत्र में। ब्रिटानिया, एफएमसीजी, पैक्स के आपको ज़्यादा स्टॉक्स दिखेंगे। नेस्ले, इनफैक्ट आईटी की जो मैं बात कर रही थी, देखिए इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में फिलहाल तेज़ी हुई है और क्लोजिंग अच्छी हुई है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की। तो लगातार 8वां सेशन जब बाजार में ये बिकवाली हमें देखने को मिली। बिल्कुल आशीष सर, बैक टू बैक वीक ऑन वीक गेन्स के बाद ये वाला हफ्ता 0.3% निफ्टी दबाव में, और वो तो कहानी बयान नहीं करता है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स का पेन गजब का था इस पूरे हफ्ते। खैर पेनफुल हफ्ता है लेकिन समाप्त हुआ फाइनली। होपिंग अगला हफ्ता कुछ बेहतर तस्वीर देखने को मिलेगी स्क्रीन पे। इस नोट पर इस शो को समेटते हैं। आपको वैलेंटाइंस में कहीं जाना नहीं है क्या? क्योंकि बताया जा रहा है श्रेया इसके बाद मार्केट का पंचनामा में जुड़ने वाली है। गाबा सर के साथ मैं पंचनामा करूंगी सर, यही इवनिंग प्लान है मेरा। परफेक्ट है, तभी गाबा सर निकल गए थे, पैनल में तैयार होने गए। ओके, गाबा सर के साथ कुछ ही देर में मार्केट का पंचनामा आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग देखिए। बने रहिएगा, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज का डिटेल्ड कवरेज। नमस्कार।